नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी जिसमें हम हफ्ते भर की बड़ी पॉलिटिकल घटनाओं के बारे में बात करते हैं। अलग अलग विशेषज्ञ, मैं और मेरे सहयोगी वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है राजदीप जी आपका। आए नहीं बिहार आप? अरे यार, हमारे फैमिली में किसी को की हेल्थ की एक सिचुएशन है, इसलिए नहीं आ पाया हूँ। आजकल हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्ञान है तो जहान है, मोदी जी ने हाँ, कहा। लेकिन मैं आने की कोशिश करूंगा। मैं हर चुनाव मैंने बिहार का कवर किया है 95 से, तो इस बार भी आना तो है। नहीं, आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे चुनाव नहीं पढ़ा जा सकता। अब देखिए, अब उम्र भी देखिए भाई, मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूं ना, यहाँ वहां घूमता रहता हूँ। अब देखिए, पत्रकार के जूते में जितने जिलों की धूल चढ़ेगी, उस पत्रकार की बात में उतना ही वजन आएगा। अरे वाह, बिल्कुल सही। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो बिल्कुल ओपिनियन पोल देखकर ही आजकल बिहार की समीक्षा कर रहा हूँ। आप जमीन से जुड़े हुए हैं और मैं लल्लन टॉप देख रहा हूँ, और उसी से मुझे पता चल रहा है कि जमीन पर क्या हो रहा है। तो जब मैं एनालिसिस करूंगा जी, मैं एनालिसिस करूंगा, लल्लन टॉप का बार बार जिक्र करूंगा, डोंट वरी। चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी बिहार से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कड़े चुनावी मुकाबले में हैं। उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान कर दिया। उसके काउंटर में तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख नौकरियां पहले दस्तखत से देंगे। राजद का विस्तृत घोषणा पत्र, अभी उसका इंतजार है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें बहुत सारी स्कीम गिनाई, 19 लाख लोगों को नौकरी और सारी चीजों पर विस्तार से बात की है। इस पर बात करेंगे क्या फैक्टर्स हैं। चिराग पासवान फैक्टर, भीतरघात, नैरेटिव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने आज से प्रचार शुरू कर दिया। आज से मतलब 23 अक्टूबर से प्रचार। तो इन सब चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी सुर्खी होगी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर 28 सीटों के लिए विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इससे सरकार का भविष्य, शिवराज सिंह चौहान का, और उससे भी ज्यादा जो अपने आप को ग्वालियर चंबल का सरकार समझते हैं, ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य तय होगा। उस पर विस्तार से बात करेंगे। और आखिरी में चर्चा होगी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की। एकनाथ खड़से, संघ की नर्सरी का व्यक्ति, उन्होंने भाजपा छोड़ दी। एक एंगल वो है, दूसरा एंगल है भगत सिंह कोश्यारी वर्सेस उद्धव ठाकरे, लेटर वॉर चल रहा है। और तीसरा, बीजेपी के महाराष्ट्र के एक बड़े नेता बिहार के इंचार्ज बने हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस। तो इन सब चीजों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में सबसे पहले बात करेंगे बिहार पर, और इस बातचीत में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं फील्ड से, अपनी होम टर्फ से, इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह, जो कि ऑथर भी हैं। इनकी एक किताब आ चुकी है, बिहार रूल मिस रूल, ब्लूम्सबरी से, और दूसरी किताब आने वाली है जेपी टू बीजेपी स्टेट पब्लिकेशन से। संतोष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। आप बांका से हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त बांका में हैं। जरूर, मैं थैंक यू सौरभ जी। मैं बांका में हूँ, अपने पैतृक गांव रामचुआ से बोल रहा हूँ, जहां मैं पला बड़ा हूँ, अपनी मिट्टी से बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए पहला सवाल उस व्यक्ति से जुड़ा जिनकी पहचान बांका से जुड़ी है। दिग्विजय सिंह हमारे जेएनयू के सुपर सीनियर, अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे और कभी नीतीश कुमार के खिलाफ खूंटा गाड़ने वाले जॉर्ज के सम्मान की रक्षा के लिए 2009 के, उनकी बेटी मशहूर शूटर श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं जमुई सीट से, बांका के बगल में। कैसा है उनका चुनाव? क्योंकि श्रेयसी का जिक्र मैंने कई जगह सुना और बात ये आई कि बीजेपी कैसे भविष्य की राजनीति की तैयारी करती है कि अपनी अगली, जिसको तीसरी पीढ़ी कहते हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई। मनेर से निखिल आनंद को टिकट दिया, जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया, ऐसी एक लंबी फेहरिस्त। रोहित पांडे को टिकट दिया भागलपुर सदर की सीट से। उसी तरह से यहाँ बेगूसराय की एक सीट में एक कार्यकर्ता है उनके, पासवान जी, उनको टिकट दिया। तो नए नए कार्यकर्ताओं को टिकट देके और कुछ नामी फेसेस को लाके तैयारी हो रही है।
ऐसा कुछ लगा आपको? मैं श्रेयसी के साथ मैं कल दिन भर था, मैं उनके साथ कई गाँव में घूमा और अच्छा बोलती हैं। मैं जो बोलती हैं उससे में जो थ्रेड मिला, वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करती हैं, अपने पिताजी की भी बात करती हैं, विरासत की भी बात करती हैं, बीजेपी की बात करती हैं, नीचे नीतीश कुमार, ऊपर नरेंद्र मोदी, ये भी बात करती हैं। मुझे जब मौका मिला मैंने पूछा भी बीच में उनको कि यहाँ की क्या मूलभूत समस्या है, कि कॉमन थ्रेड क्या है? तो उन्होंने साफ कहा कि एजुकेशन के बारे में सब बोलते हैं, रोड के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो है छोटे-छोटे गाँव में वो बोलते हैं कि नहीं अच्छा कॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, गाँव की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी। तो उस हिसाब से और अच्छी खासी एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस द डिवाइड ऑफ कास्ट लाइन। मैं ऐसे गाँव में भी गया कि हर जाति समूह के लोग थे क्योंकि बिहार में एक खास जाति के समूह में जाएँगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जहाँ बिल्कुल। मिक्स पॉपुलेशन होता है, आप साइड लाइन में खड़े रहिए, आप चुपचाप आप फेंस सिटर बन के सुनिए तो अच्छा खासा सुनने में आता है, समझने में आता है कि पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। और एक स्पॉन्टेनियस क्राउड था, एक उनको आउटसाइडर का टैग लगाया जा रहा है। कुछ लोकल फैक्टर भी हैं, एक वहाँ के राजपूत स्टालवार्ट नरेंद्र सिंह हैं, उनके हाँ, बेटे मैं वही अजय प्रताप पूछने वाला सिंह था कि नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित तो बगल की सीट से लड़ रहे हैं। सुमित बगल से हैं, अजय प्रताप जो कि लास्ट बार बीजेपी से ही लड़े और 8,000 वोट से हार गए थे। उसके पहले विधायक रहे थे, रिप्रेजेंट कर चुके हैं उस एरिया को। तो आप जानते हैं, आप तो मुख्यमंत्री का सीरीज कर रहे हैं और एक वो श्री कृष्ण सिंह के पोते हैं, दूसरे वाले श्री कृष्ण सिंह, जमुई वाले जी, श्री जी। कृष्ण। तो ये उनका थर्ड जनरेशन। नरेंद्र सिंह ने लालू प्रसाद जी के साथ पॉलिटिक्स की, नीतीश कुमार के साथ रहे, रामविलास एलजेपी के पासवान प्रदेश के साथ अध्यक्ष रहे। जी, जी। रामविलास पासवान के साथ रहे, कांग्रेस छोड़ के तकरीबन वो प्रदेश लगभग सभी अध्यक्ष थे पार्टी कि राष्ट्रीय महासचिव थे? मैं इसको लेके कंफ्यूज हूँ थोड़ा-सा। प्रदेश अध्यक्ष में मुझको लगता है कि कुछ नेशनल लेवल का ही पोस्ट जब हाँ। एलजेपी बनी थी तो उसमें उनका काफी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। तो अ, ठीक है, रालोसपा के सीट से लड़ रहे हैं, उनकी अपनी पकड़ है, अपनी जमीन पर पकड़ है। तो एक अजय प्रताप फैक्टर थोड़ा-सा तेजस्वी को हर्ट करता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज़ शी इज़ कनेक्टिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा क्राउड से कनेक्ट कर रही है, वो ये भी कर रही है मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, लोग सोचते हैं कि कल को इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंटरनेशनल शूटर बनी, फिर भी मैं गाँव से जुड़ी रही, इस इलाके में आती रही। तो उस तरह के फैक्टर को जो उसकी शिकायतें हो रही है, उसको भी एले कर रही है, कहीं न कहीं और मुझे लगता है कि अच्छा कनेक्ट है, मतलब इट कैन बी थोड़ा-सा मैं एडवांटेज श्रेयसी को अभी भी दूँगा। जी, राजदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ कहना चाह रहा था हुँ। क्योंकि मैं उनको कई सालों से जानता था जब वो यहाँ दिल्ली में मंत्री भी थे, लेकिन एक बड़ी अच्छी एक कहानी है। 2001 में एक इंडियन एयरलाइंस की प्लेन सभी नेताओं का डेलीगेशन गया कई पार्टियों से बगदाद सदाम हुसैन से मिलने। वहां इंडिया इराक की बिजनेस कैसे बढ़ानी है, उस डेलीगेशन का नेतृत्व नजमा हेपतुल्ला कर रही थी। उस डेलीगेशन में दिग्विजय सिंह शामिल थे, सीताराम येचुरी थे और मैं पत्रकार की तरह एकमात्र पत्रकार था। तो वहां इराक की एक पार्टी हुआ करती थी, बाथ पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, एक तरह से लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी वहां की, जिस पार्टी से सदाम और अलग अलग लोग उभर कर वही मैंने कहा सत्तारूढ़ पार्टी। जी बिल्कुल। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग में हर पार्टी के व्यक्ति जाना चाहते थे, लेकिन एंट्री केवल सीताराम येचुरी और दिग्विजय सिंह जी को मिली। तो दिग्विजय सिंह हमें ले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो एक सोशलिस्ट ट्रेडिशन जो है उससे उभर कर आए थे और बड़े एक तरह से उस जमाने के व्यक्ति थे जो कोलिशन ईरा थी, उसमें बाकी सोशलिस्ट जो थे कभी कभी दूसरों से ज्यादा मिलते नहीं थे। उनको एक अहंकार हुआ करता था कि हमें इस कोलिशन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह उन सोशलिस्ट नेताओं में से थे जो बिल्कुल तैयार थे भाजपा के नेताओं से मिलने, अन्य नेताओं से मिलने। उन्होंने अपनी एक तरह से एक छवि बना दी एज अ कंसेंशुअल लीडर। तो अगर आज उनकी बेटी एक तरह से लड़ रही है और वो भी भाजपा की टिकट पर, वो एक तरह से वो जनरेशन चेंज जो हुआ है कि जो पुराने सोशलिस्ट थे वो एक तरह से अपने आप को आइसोलेट करते थे। जो दिग्विजय सिंह जैसे सोशलिस्ट थे, दे वर रेडी टू रीच आउट। वो मंत्री बने। देखिए राजदीप जी ये बात बता रहे हैं संतोष जी, और मुझे रामानंद तिवारी की वो चिट्ठी याद आ रही है जो उन्होंने संसोपा के संसदीय बोर्ड को लिखी थी कि हमें क्यों जनसंघ के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए, और बाद में कर्पूरी ठाकुर ने खैर बना ली थी। तो
5 दशक में कितना लंबा नहीं सफर बिल्कुल ट्रैवल नहीं हुआ है। नहीं उसमें एक देखिए ना, शरद यादव की बेटी, अब पूरी जिंदगी शरद यादव ने एक तरह से 2015 तक कम से कम कांग्रेस को अपना एनिमी नंबर 1 माना था। 2014 तक तो वो कांग्रेस को एनिमी नंबर 1 मानते थे। अब उनकी बेटी कांग्रेस की टिकट पर लड़ती है। जमाना बदल गया। शरद यादव भी महागठबंधन से आजकल सुहासिनी की बात कर रहे हैं आप? सुहासिनी, बिल्कुल जी, सुहासिनी, वो सुहासिनी मुझे राय, लगता है माधेपुरा की एक कंस्टिट्यूंसी है, वहां से लड़ रही है। तो बिहारीगंज, मधेपुरा की बिहारीगंज से लड़ रही है। हाँ, तो एक बदलाव आया है। यंगर जनरेशन जो है, कुछ कांग्रेस में गए हैं, ज्यादातर भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, अभी संतोष जी हम लोग पहले फेज पर ज्यादा फोकस रखते हैं आज की बातचीत में। तो आप पहले फेज में कई जगह पे घूमे हैं, क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस, क्या मुद्दे हैं लोगों के, कैंडिडेट्स को लेके, लोकल फैक्टर्स, स्टेट लेवल के फैक्टर्स, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, चिराग पासवान एंगल, और आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 अक्टूबर को, तो आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी शुरू हो रही हैं सासाराम, गया और भागलपुर में पहले चरण में। क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस? देखिए ब्रॉडली 3-4 मैं जो नैरो डाउन किया हूँ 4-5 फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। वो एक फैटीग जो है नीतीश कुमार की लीडरशिप के प्रति वो दिख रहा है, और ये कहीं न कहीं दिख रहा है कि दिस मैन हैज नथिंग न्यू टू ऑफर। सासाराम में एक वोटर ने मुझको कहा कि एक टर्म में बोलते हैं कि बिजली देंगे, एक टर्म में बोलते हैं पानी देंगे, फिर खेत को पानी देंगे, इनको क्या 50 साल दिया जाए? तो एक कहीं-कहीं दे आर एक्सपेक्टिंग मोर। और एक मैं गाँव गया, गाँव में कहते हैं, खैरई गाँव का नाम था दिनारा का, तो उसमें कहते हैं कि 130 लोग आए थे, वो सारे गुजरात से गाड़ी आई और वो फिर से वापस चले गए। अदरवाइज अन्य दिनों में इस तरह का जब चुनाव हुआ करता था तो लोग रुकते थे, अपना वोट देख के जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उस लीडरशिप के प्रति डिसएन्चांटमेंट प्रवासी मुझे मजदूरों की दिखा। बात कर रहे हैं आप? प्रवासी मजदूर और गाँव वालों के बीच में भी, और एक मैं ऐसे भी अगेन मैं वो उस गाँव में गया कि हर तरह के लोग थे। तो एक सेंस मिला कि ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ओके है। लेकिन और उसी से मैं जोड़ता हूँ कि तेजस्वी के प्रति थोड़ा-सा उसकी लीडरशिप के प्रति अब लोगों का झुकाव हो रहा है। वो 15 साल वर्सेस 15 साल, एलईडी वर्सेस लैंटर्न वाला जो रेटरिक है, वो इस बार पूरी तरह से चलता नहीं दिख रहा है। और तेजस्वी ने, आप देखिए कि जो एक सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात लालू जी किया करते थे, उसने वो चीज़ नहीं किया। उसने डेवलपमेंट की बात की, वो 10 और लाख जॉब की बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये भी एक रिमार्केबल चीज है। नहीं, नरेंद्र तेजस्वी मोदी पूरे चुनाव को एकदम नीति सेंट्रिक रख रहे हैं। एकदम नीति सेंट्रिक रख रहे हैं। और आप देखिए, आप अच्छी बात छेड़ दी, आरजेडी अपने 77 सीटों में, जेडीयू के 115 में से 77 सीट्स पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है। अदरवाइज आरजेडी ऐसी पार्टी मानी जाती थी, बीजेपी की धूल विरोधी पार्टी मानी जाती थी। इस बार उन्होंने लक्ष्य भी, पर्सनालिटी कल्ट में भी अपने आप को दिया है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा दिया है। और दूसरी तरफ एक उनके जो डेवलपमेंट मॉडल है, वो पॉपुलिज्म से उसको काउंटर कर रहे हैं। और थर्ड फैक्टर में जो जोड़ना चाहूंगा कि घूम फिर करके बात में आप भी काफी घूमे हैं, ये जातीय समीकरण की बात आती है। जो डो होगा ना, वो आटा जो होगा वो कास्ट का ही होगा, और जितने भी हम सजावट करेंगे वो अदर एक्सट्रेनियस फैक्टर होंगे। ये 3 चीज मैं देख रहा हूं। तो अभी मुझे क्लैरिटी कहीं फील्ड में नहीं आ रही है कि क्या होने वाला है। और एक हंच है कि एनडीए निकाल लेगा, लेकिन दूसरा हंच मुझे लगता है कि हंग भी हो सकता है। यू नेवर नो। पटना में जो बैठे हुए हैं गुणा गणितकार, वो आजकल इस थ्योरी को बहुत ऑक्सीजन दे रहे हैं, हंग वाली को। अक्सर 2 चुनावों का जिक्र हो रहा है, 2000 का चुनाव और फरवरी 2005 का चुनाव। का। लेकिन मुझे यहाँ बेगूसराय में, उसके पहले मुंगेर और लखीसराय में कई लोगों ने कहा कि देखिए, बिहार को कई तरह की आदतें हैं। हाल के दिनों में एक अच्छी आदत हो गई है, जनादेश स्पष्ट देता है। जी राजदीप जी। देखिए, जनादेश स्पष्ट देता है, ये आप देखेंगे 2010-15 में। आप 2 चुनाव की बात कर रहे हैं ना, 10, 15, 14, 19 बहुत नहीं, अच्छा, आप जनरल इलेक्शन में भी उसमें जुड़ गए हैं। लेकिन देखिए, अगर हम सीएसडीएस का सर्वे देखें, आप तो जमीन पर है, तो आप जमीनी हकीकत देख रहे हैं। जब मैं सीएसडीएस लोकनीति का सर्वे देखता हूं, जो हमने आज तक और इंडिया टुडे में चलाया था, उसमें लगता है कि जो माइक्रो लेवल डेटा आ रही है, जमीनी डेटा आ रही है कि कितने लोग जैसे नीतीश कुमार से संतुष्ट है।
2015 में वो नंबर 80%, अब इस बार कहा जा रहा है 52%, यानी 80% से आप 52% पर आ गए हैं। अगर आप 2010 में देखें तो उससे भी ऊपर उनकी एक तरह से लोकप्रियता थी। आप फिर देखें कि कितने लोग चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तो लोग 31%, 31% कहते हैं, और तेजस्वी यादव 27%। फिर उसमें अब एक तरह से जो यही बात 2015 में जब पूछी गई थी तो नीतीश सबसे बहुत आगे थे, 50%, 60% के ऊपर लोग चाहते थे कि नीतीश जी बने। तो कहीं ना कहीं जो पोल्स दर्शा रहे कि कॉन्टेस्ट एक तरह से टाइटर हो गया। ये आपका कहना कि पहले चुनाव में बिहार के वोटर एक तरफा जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हर चुनाव उसी तरह से हो सकता है। हर चुनाव राजदीप जी मैंने एक तरफा नहीं कहा, मैंने स्पष्ट जनादेश कहा, फर्क हो जाता है। नहीं, स्पष्ट तो यही है ना। अरे स्पष्ट का मतलब क्या, एक तरफा हो जाता है। 2010 में एक तरफा था, 2015 में एक तरफा। इस बार मुझे लगता है सौरभ, कहीं ना कहीं 15 साल जो है बहुत लंबा समय किसी भी मुख्यमंत्री के लिए होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी बढ़िया में कुछ नौजवानों से बात हो रही थी, उन्होंने खुलकर कैमरे पर कहा, उन्होंने कहा दिल्ली में मोदी जी हैं, हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट हैं, ये वो, लेकिन यहाँ पर नीतीश जी से संतुष्ट नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये 15 साल के राज का भय दिखा के हमें कब तक। वो बेसिकली इस चीज से बहुत नाराज थे, दो चीजों से। कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, उनकी एक ये शिकायत है। और दूसरा उनका कहना है जो सरकारी नौकरियों में भर्तियां हैं, उसकी पारदर्शी और निरंतर प्रक्रिया। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी नौजवान से पूछिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो खींच उसके अंदर भरती जाती है। और मैं ये सोच रहा था उन नौजवानों को सुन के कि यही बिहार था, यही नौजवान थे, और तब भी यही दो नाम थे। यहाँ दिल्ली में तो मोदी जी ठीक है, लेकिन यहाँ नीतीश ही चाहिए। और अब वही नीतीश कई लोगों को बैगेज लग रहे हैं। लेकिन एक थ्योरी और है कि मतलब इट्स इजी टू से कि अभी नीतीश कुमार एसेट नहीं रहे, इट्स टेम्पटिंग टू से, पर ईबीसी समुदाय में और ईबीसी समुदाय में जो नीतीश कुमार की इमेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो आप अगर इसको गांव की सोशल इकोलॉजी के, कास्ट इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखेंगे, तो वो अभी भी एक इंप्रेसिव फैक्टर है, पॉइंट 1। एंड पॉइंट नंबर 2, जो अल्ट्रा पुअर है गांव का, उसके बीच ये जो मोदी और नीतीश कॉम्बिनेशन है कि 25 किलो गेहूं दे दिया, विधवा पेंशन आ गया, नल जल आ गया, शिकायतें हैं, सब कुछ है। और एक चीज गौर करने वाली ये है कि ये वाला जो वर्ग है ये बिल्कुल भी वोकल नहीं है, चुपचाप रहता है, कोई ना उससे पूछता है, ना वो कोई किसी को बताता है, चुपचाप जाके बटन दबाता है। और यहीं पे वो प्रचार की रिकॉल वैल्यू कि रात दिन रात दिन रात दिन। तो इन सब लोगों से मिलके मुझे लगा, जो 12-14 दिन का अनुभव है, कि नरेंद्र मोदी फैक्टर अभी इंटैक्ट है। वो कितना प्रभावी होगा विधानसभा चुनाव में, पटना के चुनाव में, ये देखना है। पर कई लोगों को जो लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से, उन सब की वजह से उसमें बहुत गिरावट आएगी, तो मुझे बहुत गिरावट नहीं दिखी। नहीं, ये पोल भी यही दिखाता है। अगर आप पोल में मोदी जी की लोकप्रियता देखें तो वो अभी भी उसी लेवल पर है जो एक तरह से 2019 में थी। 2019 में जब सीएसडीएस ने पोल किया था तो 64% लोगों ने, बिहार के लोगों ने कहा था हम चाहते हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। इसके साथ साथ 4 में से 1 वोटर थे जिन्होंने कहा हम केवल एनडीए को वोट दे रहे हैं या भाजपा को दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है। अब ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जनरल इलेक्शन में साफ है कि मोदी जी का प्रभाव बिल्कुल होता है वोटर पर। अब एक ही सवाल है सौरभ और संतोष जी कि क्या ये विधानसभा में होता है, क्योंकि हमने देखा होगा महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, ये जो 3 चुनाव 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद हुए, वहां बीजेपी का वोट घटा, खास करके झारखंड और हरियाणा में, जहां मोदी जी फैक्टर नहीं थे। अब ये डबल इंजन की आप बात करते हैं, मोदी जी प्लस नीतीश। और आपकी बात सही है, मुझे लगता है नीतीश जी की भी जरूरत है एक तरह से, क्योंकि आपको दिखाना है कि आपका सोशल कोलिशन बहुत बड़ा है। भाजपा अपने आप नहीं कर पाएगी, इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है। आज नीतीश जी है, कल कोई और नेता हो सकते हैं, उनकी जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, और ये वोटर जो है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वोटर स्टेट इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन से बहुत अलग देख रहा है? आज जब मोदी जी आर्टिकल
370 की बात कर रहे हैं अपने भाषण में, या गलवान की बात करते हैं, या चीन की बात करते हैं, क्या उसका कोई असर है वोटर पर? तो यही सवाल है, क्या यही मुद्दे उसका असर है? ये सारी चीजें मिलके ब्रांड मोदी बनाती हैं, लेकिन एक तो जो मैंने कहा ना, जो गांव का बिल्कुल गरीब है, उसमें भी दो तरह का है। एक हिंदी का गाना है, उसमें एक लाइन आती है कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। तो दो तरह के लोग मिल रहे हैं। एक है जो खूब नाराज है, लेकिन आखिरी में कहते हैं कि अब वोट तो इन्हीं को देंगे, उनको थोड़ी ना ले आएंगे। मतलब ये बुरे हैं, खराब हैं, या इन्होंने जितना उम्मीद था उतना नहीं किया है। और दूसरा वर्ग ऐसा मिलता है जो नाराज है और कह रहा है कि उनका डर दिखा के ये कब तक रूल करेंगे। तो दोनों तरह के लोग मिल रहे हैं, लेकिन आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पॉलिटिकल बैटल नीतीश कुमार इज फेसिंग। एंड ये मतलब सब तरह से एक आखिरी निर्णायक चुनाव है जेडीयू के भविष्य के लिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के लिए, कि वो अब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, प्रतिपक्ष में जाएंगे, संरक्षक में जाएंगे, या कोई नई जुगलबंदी पर ये। और जो डेंट है वो तो है, मतलब बीजेपी को भी इस चीज का आभास है, और इसीलिए बीजेपी बूथ के लेवल पे बार बार उस कंफ्यूजन को रोकने की कोशिश कर रही है, जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। और यही कह के मैं एलजेपी फैक्टर पे चर्चा करना चाहूंगा। संतोष जी, क्या है ग्राउंड पर एलजेपी की स्थिति? मुझे तो कई जगह एलजेपी के कैंडिडेट मजबूती से लड़ते नजर आए, कम से कम इतनी मजबूती से तो लड़ते नजर आए ही कि जेडीयू का गेम बिगाड़ सके। आपने मेरे मन के लायक प्रश्न पूछा है, मैं उसी पर आने वाला था। मैं अभी उसी तरह के कंस्टिट्यूंसी से आ रहा हूँ। बांका का कंस्टिट्यूंसी है अमरपुर, उसमें से डॉक्टर मृणाल शेखर हैं एलजेपी के कैंडिडेट, जो कि बीजेपी के रिवेल थे। लास्ट बार यहाँ बीजेपी से लड़े थे, उनको 62,000 वोट्स आया था। मैं घूम रहा था जानबूझकर कि उनके साथ कौन है, उस रिवेल जो गए हैं उनके साथ बीजेपी के क्या समर्थक हैं, कि पूरा का पूरा जो उनका बीजेपी का जो सपोर्ट बेस था, उस सबको बर्खास्त कर दिया गया। सब इनके साथ घूम रहे बीजेपी का पूरा काडर का जो कुनवा है, वो पूरा मृणाल के साथ घूम रहा था। मैं फील्ड में बहुत 2-3 लोगों से मैंने बातचीत भी, उनसे पूछा भी। मैं कहा नहीं, मृणाल के साथ जाना था, 5 साल ये कंस्टिट्यूंसी में उसने काम किया था, घूम रहा था। अचानक कोई आप मेरे थोप दीजिएगा तो वो हम लोगों से नहीं होगा, हम बर्खास्त होना। तो वो परिचय भी करवा रहे थे, इनसे मिलिए, ये बर्खास्त बीजेपी के ये। उसके बाद उनका डिजिग्नेशन देते थे। वो साथ में खुल्लम खुल्ला, वो सैफरन अपने ऊपर नहीं रखे हुए थे, वो एलजेपी वाली वो ब्लू कलर की टोपी थी। आप कह रहे सैफरन नहीं, मुझे तो दिनारा में मिले जो सैफरन रख के बीजेपी का पटका डाल के घूम रहे थे राजेंद्र सिंह के साथ। मैं दिनारा का आ रहा हूँ, दिनारा पर भी आऊंगा। दिनारा में घूम रहे थे, दिनारा मैं भी गया था, तो वहां राजेंद्र सिंह के साथ घूम रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे लहू में पूरा बीजेपी है, कोई सिरिंज ऐसा नहीं बना है कि आप निकाल लोगे। मैं तो 37 साल से यहाँ मैंने काम किया है, वो आप कैसे मुझसे बीजेपी निकाल लोगे? तो उनका तो नारा ही है कि चुपचाप बंगला छाप। उनका आप फेसबुक और सोशल मीडिया का पेज देखिए, उसमें कहीं न कहीं है कि आप भोजपुरी भाषा में यही कह रहे हैं कि एलजेपी बीजेपी एके हुए, दे आर द सेम। तो वो मैसेज कहीं न कहीं वो ट्रांसमिट किया है, नीचे तक ये चला गया है, तो वो काडर शिफ्ट गया है। तो उसके कारण से एलजेपी को थोड़ा सा ये फायदा हो गया है कि मुस्लिम में भी थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है, क्योंकि रामविलास पासवान से मुस्लिम को भी कोई परहेज नहीं था। तो अब कितना वोट आएगा, वो एलजेपी फैक्टर ग्राउंड में काम तो कर रहा है, वो कितना बड़ा होगा, कितनी जगह पर वर्क करेगा, दैट इज टू बी सीन। लेकिन मुझे लग रहा है कि 5-7 सीट पे जीत भी सकते हैं और 10-15 सीट पे हरा भी सकते हैं जेडीयू को। मेरा दूसरा वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 10-15 से ज्यादा का है, और वो कैंडिडेट की वजह से है, सिर्फ एलजेपी की वजह से नहीं। उन्होंने जो कैंडिडेट पिक किए हैं ना, तो वो उनका मतलब बिल्कुल लगभग घोषित लक्ष्य है एलजेपी का कि हमको जेडीयू को पैक कर देना है। देखिए, दिल्ली में 2 साजिश थियोरी चल रही है। कंस्पिरेसी थियोरी नंबर 1 है कि एलजेपी का पूरा इस्तेमाल करके जेडीयू को कमजोर किया जाए, लेकिन इतना भी कमजोर ना किया जाए कि नीतीश कुमार बिल्कुल खत्म हो जाए। नीतीश के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 साल बाद जेडीयू जो है उसको तोड़ा जाए, एक ऑपरेशन कमल बने और भाजपा का मुख्यमंत्री बने। ये एक साजिश थियोरी है। साजिश थियोरी नंबर 2 चल रही है दिल्ली में, वो ये है कि
कहीं ना कहीं अगर एलजेपी जो आप कह रहे हैं 25-30 सीट में डैमेज कर पाती है और बिल्कुल जेडीयू को कमजोर करती है, तो ऐसी स्थिति में अगर गैप बहुत हो तो फिर भाजपा एक तरह से एलजेपी के सहारे से, इंडिपेंडेंस के सहारे से शायद कह दे अगर कि हम एक तरह से दावेदार बनते हैं अब मुख्यमंत्री पद के लिए। फर्स्ट थियरी में ज्यादा दम है। पहली थियरी जो है कि आज नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन कल कौन जाने कहां जाए हम। तो इस समय आप ये भी नहीं कह सकते कि क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश जी को आप ऐसे मोड़ पर भी नहीं छोड़ सकते जहां कल वो भी अपने विकल्प ढूंढने लगे। तो ये एलजेपी स्ट्रेटेजी जिसके बारे में आप और संतोष जी बात कर रहे हैं, बिल्कुल शतरंज की तरह है। किसी को चेकमेट करने के लिए यहां से बिशप, यहां से नाइट, आप एक तरह से पूरी तरह से नीतीश जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बगैर नीतीश जी, जो आपने पहले कहा, आपका सोशल कोलिशन जो है वो पूरी तरह से बैठता नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में आप नीतीश जी को छोड़ नहीं सकते। कल कौन जाने नीतीश जी को किस तरह से आप छोड़ देते हैं, और उसमें एलजेपी का हाथ है। एलजेपी आप भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं स्पेशली फॉर चिराग पासवान। ये कहां से है? हु इज गिविंग दीज 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स फॉर चिराग पासवान? 2 क्यों दिए गए? एक ही से तो जाएंगे ना। नहीं, आई वाज टोल्ड डिफरेंट पार्ट। वन ही एक हेलीकॉप्टर, क्योंकि आपको लगातार अलग अलग जगहों पे जाना है। आई वाज टोल्ड 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स हैव बीन केप्ट फॉर चिराग। ये आप कंफर्म कर सकते हैं ये सही है या गलत है? देखिए, अभी तो चिराग रोड ही ज्यादा घूम रहे हैं फर्स्ट फेज में। अभी तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की सवारी नहीं की है। कांग्रेस ने भी एक हेलीकॉप्टर पार्क कर रखा था एक अपने गठबंधन के स्टार प्रचारक के लिए, लेकिन फिर वहां भी सब ठीक नहीं है। महागठबंधन में भी इस पर खुचर पुचर चल रही है कि मंच पर कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो अच्छा। हेलीकॉप्टर के तो कुछ सवारियों ने मना कर दिया है और कुछ पायलटों ने भी मना कर दिया है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। नहीं, बताइए। दर्शकों के लिए संकेत काफी है कि अच्छा, जिनको स्टार प्रचारक बताया जा रहा था। एक देखिए, 1-2-3 चीजें हैं। पहली कि ये जो दिल्ली से बहुत सारी साजिश थ्योरी दी जा रही है एलजेपी की, बीजेपी का संगठन पूरी गंभीरता से बिल्कुल बूथ के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पर इसको खारिज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है, ठीक है पोस्ट पोल जो भी हो, कि फिलहाल तो स्थिति माया मिली ना राम जैसी ना हो जाए, क्योंकि कंट्रोल्ड एग्रेशन है ना, कंट्रोल्ड डिस्टॉर्शन जैसी चीजें अक्सर बैकफायर करती है। हाई रिस्क, मैंने आज आर्टिकल लिखा है सौरभ, इट इज हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। बहुत रिस्क लिया है बीजेपी ने ये स्ट्रेटेजी बनाने में। नहीं, लेकिन देखिए लॉन्ग रन में भी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है जो मैं गठबंधन का जिक्र कर रहा था कि तेजस्वी युवा हैं, 10 लाख नौकरी, सब उन्होंने बात कही। आजकल बड़ी चर्चा भी हो रही है कि देखो कितना भीड़ आ रहा है तेजस्वी के रैली में। 2-3 चीजें हैं। तेजस्वी 2019 के मुकाबले मजबूत नजर आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें ये ध्यान रखना होगा कि आरजेडी के कैंडिडेट की एक ही रैली होती है, तेजस्वी की रैली। एक हमें बीजेपी कैंडिडेट मिले, बोले भाई सब समझ में नहीं आता है, 2 दिन प्रचार करते हैं, फिर फलाने जी आ रहे हैं, फिर ढिकाने जी आ रहे हैं, फिर इनका नुक्कड़ सभा है। तो कुछ सभाओं से फायदा होता है और कुछ सभा दे दी जाती है। तो उनकी तो सभाएं ही इतनी होती हैं, स्टार प्रचारकों की लंबी सूची है। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ बेगूसराय में हूँ, यहाँ की बछवाड़ा सीट है। रामदेव राय कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, कर्पूरी जी को हराया उन्होंने लोकसभा चुनाव में 84 के समस्तीपुर से। उनका लड़का बागी होकर चुनाव लड़ रहा है, विधायक रहे रामदेव राय, है ना, सीपीआई के खिलाफ। खुद सीपीआई, सीपीएम और माले वाले कह रहे हैं दबी जबान से कि आधी तो हमें हारने वाली सीटें दे दी गई हैं। माले को लेके और आरजेडी को लेके सीवान में बहुत सहजता नहीं है। ये एक फैक्टर है। एक आखिरी सबमिशन मेरा ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी वोट एक तरफा एक पॉलिटिकल विकल्प में जा रहा है? माय आंसर इज नो। तो थोड़ा बहुत स्प्लिट भी हो रहा है। संतोष जी, योर टेक? मेरा टेक यही है कि देखिए, उसी टेक की तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि अभी आप देखिए बिहार की पॉलिटिक्स को लास्ट 3-4 इलेक्शन से आप फॉलो कीजिए तो वो 10% का गैप है। आरजेडी प्लस कांग्रेस 30, 31, 32 तक जाते हैं और 40 के ऊपर सरकार बनती है। तो मेरा कांग्रेस तो बहुत पहले से आपके पास है,
अब क्या ये लेफ्ट का गठबंधन आया है 29 सीटों पर, तो वो गैप आपको ब्रिज कर देगा? मेरा आंसर है नो। तो कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि कोविड के कारण वोटिंग परसेंटेज लो होता है, थोड़ा सा तेजस्वी के साथ यूथ कनेक्ट होता है, एंटी हाँ। इनकम्बेंसी का निगेटिव बिल्कुल। थोड़ा सा होता है, वो गैप नैरो होता हुआ नजर आ रहा है। बट वेदर दैट विल कन्वर्ट इनटू दोज विनिंग नंबर्स, तो उसमें अभी मैं वो नहीं बताना चाहूंगा कि मैं अपनी अभी कोई वेट राय एंड देना वॉच है। चाहूंगा। हाँ, अभी फर्स्ट फेज का वेट करूंगा। आज का क्या ट्रैक्शन है, मोदी जी की रैली का क्या क्या यस, ट्रैक्शन है क्राउड कि में, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो सब लोग देखूंगा। खुद बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं और सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आखिरी जो 4 दिन है उसमें अपना चुनाव खड़ा कर देता है पूरा। तो ये भी थ्योरी दी जा रही है। जी। सर देखिए असेंबली चुनाव में जो नीतीश कुमार को लीडरशिप की जो बात होती थी ना, जब 2010 का आप याद कीजिए, वो एक राजनीतिश का पीरियड था, 9 और 10। और अब क्या है कि 19 में भी तो लोकसभा होते आपको मोदी जी चाहिए, 20 में भी आपको मोदी जी चाहिए अब। हाँ, हाँ, वो उस नीतीश कुमार के उस इमेज में क्रैक आया है और तेजस्वी ने कहीं न कहीं अपना पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। और एक चीज आप वो मत भूलिए कि आप जब जेडीयू को लॉस हो रहा है सीट पर, उसका डायरेक्ट गेन आरजेडी को है। यस। क्योंकि मेन वो प्रिंसिपल ओपोनेंट 77 सीट्स पर है, और 77 ही क्यों, और वीआईपी के सारे सीटों पर, मांझी जी के सारे सीटों पर आप देखिए उतना है। और बीजेपी को देखिए, बीजेपी को मात्र 58 ये 50-52 सीट उनके अगेंस्ट में लड़ना पड़ रहा है। तो आप बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, लेकिन वो ये एकदम नहीं चाहेगी कि ऐसा हो जाए कि हमको 100 जो विनिंग नंबर है उससे हमको कम आ जाए और 31 को विधानसभा हो जाए। तो इसीलिए उस डैमेज को, उस ड्रिफ्ट को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन वो एलजेपी वाला मैसेज तो ग्राउंड में चल गया है। वो अब वो अरेस्ट होने वाला नहीं है। जितना डैमेज होना था, कोई कंट्रोल क्योंकि डैमेज नहीं देखिए वो होगा। एलजेपी वाला मैसेज भी जो है वो चोट ब्रांड नीतीश पे कर रहा है। एलजेपी और Exactly. तेजस्वी दोनों का हमला नीतीश कुमार पर हो रहा है। ये है ना? मैं दो चुनाव का उदाहरण देता हूं, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा है कि ये बिहार चुनाव किस दिशा में जा रहा है। गुजरात 2017 और महाराष्ट्र 2019, ये दो चुनाव सौरभ भाई और संतोष जी आप देखिए, गुजरात में क्या होता है, एक डोमिनेंट पार्टी है जो परसेंटेज वोट ले, बीजेपी का वोट बेस जो है गुजरात में 50 के ऊपर था। इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 20 साल में वहां बीजेपी की सरकार थी। लेकिन क्योंकि गैप बहुत बड़ा था, बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के, बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी निकल आई आखिर में। 100 सीटें से थोड़ा कम रह गई पहली बार, लेकिन बीजेपी आगे निकल आई क्योंकि गैप बहुत बड़ा था। एक तरह से यही तो बिहार में भी स्थिति है। अगर आप नीतीश कुमार प्लस बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस प्लस आरजेडी देखें, तो 10 से 12% का तो गैप है। उस गैप को एक तरह से सीटों में तब्दील करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम 6, 7, 8% का स्विंग चाहिए, यूनिफॉर्म स्विंग, वो भी जो नहीं होता इतनी आसानी से एक राज्य इलेक्शन में। अगर वेव है तो हो सकता है, लेकिन अगर आप और संतोष जी कह रहे हैं कांटे की टक्कर है जिसमें एलजेपी भी है, कोई और छोटा दल आ जाता है, कोई इंडिपेंडेंट, तो वो कठिन होता है। तो एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी ये देखा गया कि मोदी जी की लोकप्रियता वैसे की वैसी थी, लेकिन क्योंकि स्टेट फैक्टर्स थे, बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ, शिवसेना को ज्यादा हुआ। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि त्रिशंकु विधानसभा थी, जिसमें फिर पोस्ट पोल में एक सुपर ओवर हो गया। आजकल आईपीएल में बड़ा सुपर ओवर की बड़ी चर्चा होती है, तो मैंने जो आर्टिकल आज लिखा है, क्या बिहार में भी सुपर ओवर हो सकता है? ये एक स्थिति आ जाती है कि क्योंकि त्रिशंकु है, जो भी हो बिहार में त्रिशंकु है, नो पार्टी कैन गेट टू दैट मैजिक पार्ट ऑन इट्स ओन ऑफ 122, 122 तक तो कोई पार्टी नहीं पहुंच सकती। तो जो भी है, अगर कल बीजेपी को 80 मिल जाए, जो बहुत बड़ा होगा, 80 आउट ऑफ 111, एक स्ट्राइक रेट देखिए बहुत बड़ा होगा। अगर उसके बाद जेडीयू को 40-45 मिल जाते हैं, 125 हो जाते हैं, पर उस स्थिति में असेंबली में कुछ ऑप्शंस पोस्ट पोल निकल आते हैं। सो इट इज नॉट ऑल्सो इन बीजेपी इंटरेस्ट की गैप बहुत ज्यादा बने, क्योंकि उसमें फिर एक सिस्टम में आपके सरकार में एक वीकनेस आ जाती है। और आप जानिए, नीतीश कुमार हैज नॉट बीन यूज्ड टू बिकमिंग अ वीक चीफ मिनिस्टर। अभी तक जो है नीतीश कुमार का हमेशा एक तरह से उनका एक दबदबा रहा है अपनी सरकार। राजदीप जी, स्ट्रांग हो या वीक हो, वो सीएम बने रहे, फिलहाल वही बहुत है।
नहीं, लेकिन हर व्यक्ति की एक पर्सनालिटी होती है ना। नीतीश जी की पर्सनालिटी मुश्किल है। नहीं, नीतीश जी की आप रैलियां देखिए, नीतीश जी पर चर्चा सुनिए। नीतीश जी भी अब मोदी जी के भरोसे हैं, मोदी जी और भाजपा के काडर के भरोसे हैं। नहीं, बट यही तो बड़ी बात है ना कि वही नीतीश कुमार जो 6 साल पहले आप मोदी जी के चैलेंजर की तरह देख रहे थे देश भर में, आज वो मोदी जी पर डिपेंडेंट है। अब वो कब तक रहेंगे? आप कह रहे हैं कि उनको एक तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। आज की तारीख में वो तैयार है क्योंकि चुनाव जीतना है। कल क्या हो, जिंदगी में कल क्या हो, खास करके बिहार जैसे राज्य में, बिहार के राजनीतिक जीवन में कल क्या हो? Why should he remain dependent on Modi ji all his life? Why should he stay politically relevant all his life? बिहार में ये सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और यही तो नीतीश जी की एक तरह से व्हाट शुड आई से, उनकी प्रेडिकमेंट है, दुर्दशा है, जिस तरह से उनको एक तरह से किनारे पर कर दिया गया। फेस है, लेकिन मोदी जी इज द बिग बॉस। जेडीयू में अंदर खाने ये चर्चा हो रही है कि अब ये कब जाएंगे मार्गदर्शक मंडल में, थोड़ा और रास्ता तो बने। सर एक छोटी सी पॉइंट, आप और संतोष जी मुझे और ज्ञान दे सकते हैं। जेडीयू जो पार्टी है, देखिए, इट केम इन अ वे आउट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। आप कह सकते हैं एक जमाने में ये सब जेपी के साथ जुड़े हुए थे, फिर जब नीतीश जी जॉर्ज से जुड़े तब सोशलिस्ट पार्टी की एक तरह से विलय हुई और समता पार्टी बनी। आज जो जेडीयू है, इज इट लिंक टू सोशलिज्म, इज इट लिंक टू जेपी मूवमेंट, और क्या ये केवल एक व्यक्ति को सत्ता में रखने के लिए है? क्या ये राजदीप जी सुनिए, नहीं सर, मेरी एक बात सुनिए जी। अभी तक रीजनल पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि फैमिली बेस्ड है। जेडीयू इज नॉट अ फैमिली बेस्ड पार्टी, बट इट इज इंडिविजुअल बेस्ड। मेरा ये आपसे पूछना है कि नीतीश के बाद कौन, या अगर नीतीश इतना कमजोर बने तो जेडीयू का भविष्य क्या? क्या वही जेडीयू बीजेपी में विलय हो जाएगी? 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये पूरा जो ब्लॉक बना, ये जनता दल के अंदर एक जो डोमिनेंट प्रेजेंट कास्ट हो गया, कि यादव कास्ट हो गया और लालू प्रसाद उनके नेता हो गए। 92-93 के बाद जब उन्होंने कास्ट आइडेंटिटी को असर्ट करना और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये सामाजिक न्याय नहीं, यादववाद शुरू हो गया जी, तो उसकी रिएक्शन में वो फ्रैक्शन निकला जो जनता दल जॉर्ज बना और फिर समता पार्टी बनी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है सर कि नीतीश कुमार कभी भी संगठन के व्यक्ति नहीं रहे हैं, कि नीतीश कुमार ने गांव गांव, बूथ बूथ, जिला जिला जाके संगठन खड़ा किया। नीतीश कुमार एक पटना की पॉलिटिक्स, एक तत्सम शब्दावली की पॉलिटिक्स, शिष्ट भाषा की पॉलिटिक्स, दिल्ली की पॉलिटिक्स, कभी कभी उचाट हो जाने वाली पॉलिटिक्स, एक अपना विदेह वाली छवि रखने वाले कि नहीं हम तो जिसको मोदी जी और परिष्कृत ढंग से झोला उठा के चल देंगे कहते हैं, वो रहा है। तो नीतीश कुमार जब आए भी तो सत्ता में ही रहे लगातार। नीतीश कुमार ने कभी जेडीयू बनाने पे तो ध्यान दिया नहीं। एक बात चली थी कि प्रशांत किशोर आए हैं, अब पंचायत के लेवल पे, बूथ के लेवल पे युवा को जोड़ा जाएगा, तो जो जेडीयू के पुराने अलंबरदार हैं उन्हीं ने उनको हुड्डे लाइन कर दिया, पंजाब की भाषा में कहें तो। संतोष जी एकदम सही बोल रहे हैं। अब जेडीयू में सेकंड लाइन तैयार ही नहीं किया। वो दोनों तो पासवान जी और लालू जी तो क्लियर थे कि हमको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, बेटों को आगे करके अपनी पार्टी उन्होंने बना ली। उनकी पार्टी जीवित भी रहेगी उस कारण से। इनकी पार्टी में वेटरन लीडर्स हैं, आप जो इशारा कर रहे थे, आरसीपी सिंह हैं, ललन सिंह हैं, सारे नेता हैं, विजेंद्र प्रसाद हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, अब अशोक चौधरी भी आ गए हैं। ये नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सारे वो सेकंड जनरेशन का नहीं है। इसमें है कि मेरे बाद क्या, मेरे बाद कुछ नहीं। उसके बाद इनकी पार्टी अगर आज नीतीश कुमार सीन से हट जाते हैं तो जेडीयू तो विलय होगा। यही तो है। इधर विलय। हाँ, मुझे नहीं लगता ये आखिरी चुनाव है, कई लिहाज से, कई चीजों के हिसाब से ये आखिरी चुनाव है। नहीं, यही बात आप देखिए उड़ीसा में कही जाती है, आफ्टर नवीन पटनायक कौन, और जो वहां का कार्यकर्ता हो या वहां के जो नेतृत्व है वो कहां जाएंगे? आज की तारीख में बीजेपी वहां की नंबर 1 पार्टी है। अगर इस चुनाव में बिहार में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है तो कल जेडीयू का जो कार्यकर्ता है या जेडीयू के ये जो सेकंड रंग नेता है वो सब कल शायद बीजेपी में चले जाए। यही तो है ना, ये बीजेपी कहा गया कि आधे जेडीयू के बीजेपी में चले जाएंगे, आधे आरजेडी में चले जाएंगे। नहीं, बट बीजेपी इज प्लेइंग फॉर द लॉन्ग गेम इन बिहार।
बीजेपी केवल 2020 का चुनाव नहीं देख रही है, बीजेपी देख रही है 2025 में भी क्या होगा। एंड दे आर डन, मतलब उनको वो जूनियर पार्टनर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, उनको जूनियर पार्टनर नहीं बनना है कहीं भी। बिल्कुल, नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग जूनियर पार्टनर एनीमोर। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं देख रहा था आंकड़े, और संतोष जी ज्यादा जानते होंगे, 2005 फरवरी में बीजेपी को 10.9% वोट मिला था, ओनली 10.9। बाय 2015 बीजेपी का वोट 25% तक पहुंच गया था। एंड एज यू सी जनरल इलेक्शन में बीजेपी का वोट अब 35-40% भी जा रहा है। तो बीजेपी इज द रियल स्टोरी ऑफ बिहार ऑफ लास्ट 15 ईयर्स। हमने सब फोकस लालू नीतीश पर किया है, हाँ, और हाँ उनकी गणित बनती है, अगर वो दो साथ में आते हैं तो एक कास्ट अरिथमेटिक उनकी है, लेकिन रियल स्टोरी ऑफ बिहार ऑफ लास्ट 15 ईयर्स इज राइज ऑफ बीजेपी। और ये 2020 इलेक्शन मुझे लगता है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है, एकमेव हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टेट which has not had a BJP chief minister or a party in power, they have only been secondary role, पहली बार वो एक शायद आपको दो चीजें बता मुख्यमंत्री देता हूँ, दो चीजें एक एक पंक्ति में। आरजेडी के एक रणनीतिकार बोले कि अगर ये मैजिक फिगर के पीछे रहते हैं जो एनडीए अपने मौजूदा स्वरूप में है, तो कोई भी कैसा भी हो सब लोग जुटेंगे और सरकार तो विपक्ष की बनेगी। और उनका ये कहना था कि हम एक बार सत्ता में आ जाए ना, नाम के आगे मुख्यमंत्री लग जाए, तो एक सेंस ऑफ बिलीफ होता है ना कि हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं, जो हमने गंवा दिया था। हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं साहब अब तो नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बाटापूरी में मिलेगा, वो इस पे खेल रहे हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि नतीजे कुछ भी हो, भविष्य हमारा है, हमें प्रतिपक्ष में भी कुछ दिन बैठना पड़े, हमें खंडित जनादेश भी लेना पड़े, लेकिन और जो विपक्ष के भी कई नेता हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि भाई इनको झटका लगे, लेकिन वो डिमोलिश हो, मलबा समतल हो, उस पर कुछ बन ना जाए, क्योंकि बहुत लोग 2024-25 की बुकिंग कराए बैठे हैं प्लॉट पे। संतोष जी, सौरभ जी, दुष्यंत चौटाला की कोई संभावना है बिहार पॉलिटिक्स में? मैं आपसे पूछता हूँ। सर अभी तो उसकी संभावनाएं क्षीण है, क्योंकि तब तो मैं एक चीज कहूंगा, जनता जनादेश स्पष्ट देगी। मैं बहुत खंडित के, मुझे नहीं लगता खंडित जो आएगा। मार्जिन जो हो, आप ये कह रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी प्लस 10-15 हो सकता है, हाँ, लेकिन वो क्लियर मेजॉरिटी देगी। एज ऑफ नाउ अभी मैंने आधा, हाँ, अभी 1/3 बिहार घूमा है अभी। हाँ, मैं और अगले 2 एपिसोड में और बात होगी। मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की रेस में, जैसा हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, कि ऑफकोर्स आरजेडी बीजेपी है, और ये मत बोलिएगा आरजेडी 144 सीट्स पर लड़ रही है। दैट इज क्वाइट ए मच बिगर नंबर देन दीज टू गाइज। और इनका जो वीक लिंक है ग्रैंड अलायंस का, वो कांग्रेस है। कांग्रेस का जो 70 सीट्स है वो 15 पार नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। वो उनका ये मुझे बताइए संतोष जी, ये बताइए कितने ऐसे सीट हैं जहां MY कॉम्बिनेशन जो है उनके बदौलत आरजेडी को वो सीट जीतनी है? ऐसे हैं 40-50 सीटें होगी, 40 के आसपास होगी, 40 से आरजेडी शुरू कर रहा है। हाँ, नहीं, शुरू कर रहा वाली बात तो इसलिए नहीं क्योंकि इसी MY समीकरण में 22 पे भी पहुंचे हैं वो 2010 में। हाँ, नहीं, मैं कन्वर्टिबिलिटी पे आता हूँ ना, MY प्लस समथिंग। आप बात कर रहे थे बीच में EBC फैक्टर की। EBC फैक्टर जो है ना 25% है तकरीबन, उसको हम लोग यहाँ देहाती भाषा में पचपनिया में बोलते हैं, क्योंकि हर जगह देखिएगा 5 घर एक डोमिनेंट विलेज में है, तो उनका वोटिंग पैटर्न बेसिकली गांव का जो वोटिंग पैटर्न है वो डिसाइड ट्रेडिशनली करता रहा है। मैंने प्री एम्पावरमेंट, पोस्ट एम्पावरमेंट का उन्होंने अपना आइडेंटिटी असर्ट किया। उनका कोई इंडिविजुअल लीडर नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर वो EBC लीडर नहीं थे, वो लीडर थे, एक्सेप्टेबल मास लीडर थे। तो EBC के कोई बिहार में नेता नहीं हुए। OBC के लालू जी हुए, कुछ समय EBC के भी रहे, लेकिन बाद में वो यादव के नेता हो गए। तो वो जो वोट होता है ना EBC का, वो अप फॉर ग्रैब्स है, वो सारे कॉम्बिनेशन। आप इसीलिए देखिए कि 24 कैंडिडेट्स जेडीयू के लड़ रहे हैं और वही 24-25 आरजेडी के लड़ रहे हैं। और इन्होंने तो VIP को, विकासशील इंसान पार्टी को, मल्ला लीडर को बीजेपी ने बनाया। तो सबकी नजर में है कि हाँ EBC वोट जो है उसको कंसोलिडेट करो, अदरवाइज तो प्रेडिक्टेबल लाइंस पर है सबका। बिल्कुल, और कंसोलिडेट करो, और वहां पे आधा और 1-1% वाला भी जो समूह है
उसको भी टारगेट किया जा रहा है। चलिए काफी समय हो गया। बीजेपी ने यही रणनीति यूपी में भी की है आपके राज्य में सौरभ जी, कि नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट को, छोटे भी जितने हो, फिर वो राजभर हो, मौर्य हो, सबको किस तरह से एकजुट करके हमारे छत्र छाया में रखा जाए, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। हम बीजेपी को वो पुरानी नजरिए से ना देखें। ये बीजेपी बस एक करेक्शन है मेरा राजदीप जी कि सर, एक करेक्शन है बस कि अब मेरा राज्य सिर्फ यूपी नहीं, अब मेरा राज्य यूपी और बिहार है। अच्छा चलिए, नहीं वो तो है, पर मेरा आपसे ये कहना था कि ये हम जो सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की है, ये केवल क्योंकि केवल अगर हम उसे मोदी फैक्टर या हिंदुत्व से देखें तो गलती करते हैं। ये 10% 25% तक क्यों आ गया, ये 25 से 35 क्यों पहुंच रहा है? उसकी वजह है सोशल इंजीनियरिंग जो जमीन पर की गई है। ये जो बिग चेंज यूपी या बिहार में आया है पिछले 15 सालों में, दैट इज द स्टोरी। और हमें मुझे लगता है ये इसीलिए स्टोरी कोई सेकुलरिज्म, राजदीप, इसीलिए कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा है, रिजर्वेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं ऐड करूंगा आपकी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एब्सोल्युटली, और इसीलिए ये चुनाव कुछ अलग सा है एक तरह से। मैं एक आखिरी थ्योरी देना चाहता हूं। जी जी। दिस इज कॉल्ड 4C थ्योरी, 4C, जिनके बेस पे ये पार्टियां और खासतौर पे जो बीजेपी है, रूलिंग पार्टी देश की, वो अपनी थ्योरी बना रही है। फर्स्ट C इज कास्ट, जाति। जाति के बहुत सारे जो उपसमूह हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया नेता नगरी में किस तरह से उन सभी जातियों के सम्मेलन हुए, उनकी स्पेसिफिक डिमांड, उनकी मांग, ये वो। सेकेंड इज कास्ट, वोट कास्ट कराना, बूथ लेवल पे वो मार्किंग करना कि ये डी कैटेगरी का बूथ है, यहाँ हमें इतना मिला, यहाँ पे ज्यादा। कल मैं यहाँ पे नेता से, बिहार के बड़े नेता से बात कर रहा था, वो अपनी हार की चर्चा कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि देखिए जहाँ पे हमको 90% वोट मिलना था, वहां पे वोटिंग परसेंटेज रहा 50 से 55, और जहां बीजेपी का बूथ था 90% मिलना था, वहां वोटिंग परसेंट था 75 से 80। तो ये जो रणनीति है ना कि जहां अपना वहां झोर के गिरवाओ, तो वोट कास्ट करवाना, दूसरी चीज। तीसरी चीज करेंसी। अब इस करेंसी की दो व्याख्या है। एक जो ये बार बार डेवलपमेंट की बात करते हैं कि देखिए हमने नोट यहाँ खर्च किया, हमने नोट वहां खर्च किया, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ये मिला। और करेंसी में ही दूसरा आता है कि हम जोरदारी से चुनाव लड़ते हैं, संसाधनों की, करेंसी की कमी नहीं आने दी जाएगी। सो दिस इज माय थर्ड C। एंड फोर्थ C इज करिश्मा, जो नेता का है कि नारा है, बूथ है, सब कुछ संसाधन है, क्या वो एक नेता है जिसके नाम पर, जिसके वादों पर, इरादों पर जनता एतबार करे। सो दिस इज माय 4C थ्योरी। अब मैं भी सीख गया हूं आप लोगों की कंपनी में ये थ्योरीज देना। फिर से कहिए, कास्ट, वोट, कास्ट, वोट, करेंसी एंड करिश्मा। मुझे याद हो गया। कास्ट, वोट, एक तो कास्ट जाति वाला, दूसरा वोट कास्ट कितना गिर रहा है, पोलिंग परसेंटेज, बूथ रणनीति, तीसरा करेंसी, संसाधन, और कैसे लोगों को डायरेक्ट कितना फायदा मिला या स्कीम दिख रही उन्हें अपने घर में। अच्छा, पांचवा फैक्टर है, मैं 5C देता हूं आपको, कांग्रेस। जो संतोष जी ने कहा, और वही देखिए मैं और एक चुनाव आपको बताता हूं। तमिलनाडु में कई डीएमके नेताओं ने मुझे 2016 में कहा हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी, और यही अगर ये बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, जिसकी कुछ लोगों को उम्मीद है, तो कांग्रेस कितना एक तरह से अपने अलायंस को आगे बढ़ा पाती है, ये बड़ा सवाल है। 70 क्या ज्यादा सीटें दी, ये सवाल बार बार उठेगा। नहीं राजदीप जी, उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो मैंने कांग्रेस क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस फैक्टर नहीं है। बिहार कांग्रेस के नेता जिसको इसीलिए तो मैंने कहा ठेठ बुंदेली सीटें आप दे दी ना, बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। ठेठ बुंदेली लहजे में कहें तो मैं कहते हैं आए सोते से आए चले आए, मतलब चुनाव बिल्कुल तन गया है, तब आए, एक दो जगह रैली कर दी, है ना। तो एक चीज तो वो है। दूसरा, भाजपा के भी एक बड़े नेता ने कहा कि देखिए कई सीटें होती है जो हमें पता होता है कि हारेंगे, तो हारी हुई सीटें कोई एक दल पूरी नहीं लेना चाहता है। अच्छी सीटें बंटती हैं तो बुरी सीटें भी अब बराबर बंटने लगी हैं, और यही बात कांग्रेस और उसमें भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि खराब सीटें हमारी तरफ ज्यादा सरका दी गई, ज्यादा आई है। चलिए इस बातचीत को फिर जारी रखेंगे, क्योंकि जो बाद वाला नेता नगरी होगा वो 3rd राउंड की पोलिंग के ठीक एक दिन पहले होगा, 6 तारीख को। बिल्कुल। और 7 तारीख को जब बिहार
अपने जनादेश पर आखिरी ठप्पा लगा रहा होगा, तब वो नेता नगरी भी देख रहे होंगे। संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ। नेता नगरी में अगला मुद्दा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। क्या उपचुनाव किसी राज्य की सरकार की सेहत को, उसके भविष्य को, उसके बहुमत को प्रभावित कर सकते हैं? मध्य प्रदेश इसका जवाब देगा। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। इट्स अ बिग नंबर। एंड व्हाई इज दिस नंबर सो बिग? क्योंकि इनमें से 27 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, फिर ऑपरेशन कमल हुआ, 28 में से 25 सीटों पे वो खाली हो गई, इस्तीफा हुआ, और 3 सीटें हैं जो विधायकों के निधन के चलते रिक्त हुई। तो ये 28 सीटों पर चुनाव है। परेड पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, क्या फैक्टर है? देखिए सौरभ, अभी चुनाव में केवल एक ही फैक्टर है जो ग्राउंड पे दिख रहा है और जिसका फायदा थोड़ा बहुत कांग्रेस को है, बट क्योंकि होता क्या है कि जब रूलिंग पार्टी है उसको हमेशा एक एज रहता है बाय इलेक्शंस में, क्योंकि बिकाऊ और टिकाऊ वाला जो मामला है वो डाउन द लाइन पर्कुलेट हो गया है, नीचे नीचे तक। कई बार ऐसे वीडियोस भी आए हैं कि जब कैंडिडेट्स गए हैं तो लोगों ने बोला कि हम बिका हुए माल को अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये जरूर है कि ये एक ऐसा, क्योंकि ये बाय इलेक्शंस और बाकी बाय इलेक्शन से इसलिए डिफरेंट है कि बाकी जब भी बाय इलेक्शंस होते थे तो नेचुरली किसी की डेथ के कारण होते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार गिरने के कारण, और वो जो मैसेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग गया है कि भाई धोखा हुआ है सरकार के जनादेश के साथ। हाँ, जनादेश के साथ धोखा हुआ है। तो जो जनता है अब ये उसके ऊपर है, वहां की जनता की, जिनने पहले जिसको वोट दिया था दूसरे सिंबल के लिए, अब वो डिफरेंट सिंबल पे वही कैंडिडेट फिर से उनके सामने जा रहा है। पर एक और धोखे की बात हो रही है मनीष जी, कि जो सिंधिया समर्थक ग्वालियर चंबल संभाग में कह रहे हैं कि धोखा तो हमारे साथ हुआ, वोट आपने ज्योतिरादित्य के नाम पे, श्रीमंत के नाम पर लिया, है ना। और ऐसी सीटें मेरी जानकारी में 16 सीटें ऐसी हैं, 16 सीटें। तो दोनों ही तरफ बात है। शिवराज सिंह चौहान फैक्टर है कि नहीं? ठीक है, इनको देखा था, एक पनिशमेंट मिल गया, अभी हिज बैक, थिंग्स आर बैक टू द यूजुअल। वो चीज है कि सब जगह बहुत ही लोकल फैक्टर है? नहीं, लोकल फैक्टर है। शिवराज सिंह का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान शायद अपने उस चेहरे और अपनी कास्ट के कारण ही सीएम बने हुए हैं आज मध्य प्रदेश के। अदरवाइज जब ये स्विच ओवर हुआ था गवर्नमेंट बनने के लिए तो ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। नरेंद्र सिंह तोमर फर्स्ट चॉइस। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी का उसमें था। अब ये है कि ये पूरा जो इलेक्शन जिसके इर्द गिर्द हो रहा है या जिसके कारण हो रहा है, सबसे बड़े लूजर इस इलेक्शन में वही होने वाले हैं सौरभ, क्योंकि 16 की 16 सीटें जीतना सिंधिया जी के बस का भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपकी सीटें घटेंगी, जो आपके सो कॉल्ड डोमिनेंस की सीटें हैं, 16 सीटों में से अगर आप मान लीजिए 10 सीटें जीत रहे हो, 6 हार रहे हो या 8-8 हो रही हैं, तो आपका जो बार्गेनिंग पावर है गवर्नमेंट में, आप हर चीज में जो बार्गेनिंग करते हो, आपने पोर्टफोलियो अपने लोगों के लिए ले लिए, आपने पोस्टिंग ऑफिसर्स की उसी के हिसाब से कराई, तो ये बार्गेनिंग पावर में जरूर एक कर्टेलमेंट होगा इस चुनाव के बाद। बीजेपी के भी संगठन से जुड़े कुछ लोग और सत्ता से जुड़े यही कह रहे हैं कि ये चुनाव ये है कि हमें भाजपा के सिंबल पर स्पष्ट बहुमत मिल जाए, 107 से हम 117 हो जाए, 120 हो जाए, और उस होने में भी सिंधिया खेमे के लोग थोड़े से कम रहे, कट रहे। उसकी जो बात आपने कही, एक उसकी वजह ये भी है कि काफी सारे ऐसे कम से कम 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो 4-5 बार के विधायक हैं और उनको कुछ नहीं मिला है। कई शिवराज सिंह के जो क्लोज मिनिस्टर्स थे पिछली रिजीम में, उनको भी पोर्टफोलियो नहीं मिल पाया क्योंकि 15% का रिस्ट्रिक्शन है। तो जब ये अभी सिंधिया जी के 14 मिनिस्टर्स हैं, 14 में से आप मान के लीजिए 5 या 7 जीत रहे हैं बस, तो जो बाकी खाली होंगी तो फिल इन द ब्लैंक्स में उनके लोग आएंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राजदीप जी, देखिए, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति कितनी विचारधीन हो गई है। 27 सीटें कांग्रेस जीती है, 26 उनमें से कांग्रेस विधायक है जो अब भाजपा में गए, सभी के सभी को आपने टिकटें दी। फिर कांग्रेस क्या करती है, 8 ऐसे भाजपा के कैंडिडेट थे जो हारे थे, उन्हीं कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ, उनको अब आप कांग्रेस की टिकट पर लड़ा रहे हैं। हाँ। अब आप देखिए ना किस तरह की राजनीति है, इसमें कोई विचारधारा नहीं। कल तक जो भाजपा में था वो आज कांग्रेस की सीट पर लड़ रहा है, जो कांग्रेस का था वो भाजपा की सीटों पर लड़ रहा है।
तो जनता के सामने किस तरह की आप एक तरह से किस तरह की राजनीति का एक नमूना पेश कर रहे हैं? ये क्या है? ये आईना, मध्य प्रदेश एक तरह से आईना बन गया है जो हमारी राजनीति बन गई। हमने कर्नाटका में ये देखा है, कर्नाटका में भी इसी तरह से बाइपोल हुए थे। जब आपने कहा ना, बहुत कम ऐसी स्थितियां आती है जहां बाइपोल की वजह से सरकार के पर सवाल उठता है कि इतने बाइपोल सीटें होती है। और ये एक जानिए, मैंने आंकड़े देखे, 85% बाइपोल्स में जो सत्ताधारी पार्टी है वो जीतती है। इस बार कांटे की टक्कर क्यों हो गई है? क्योंकि जमीन पर, लोकल लेवल पर जिस तरह से लोग पार्टी बदल रहे हैं, उससे ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। ये कमलनाथ का आखिरी दांव है एक तरह से। वो एक तरह से जानते हैं कि दिस इज नाउ और नेवर, और बहुत मुश्किल है उनको एक तरह से अपनी पकड़ बनाना, क्योंकि आपको 25-28 में से कम 24-25 सीटें चाहिए, फिर आप एक बार फिर अपना गेम खेल सकते हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे कि सरकार बने, लेकिन सिंधिया इतने पावरफुल ना हो। सिंधिया जी के लिए तो ये प्रतिष्ठा की ही लड़ाई है, क्योंकि आप आए, आप मंत्री बनना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि मैं ग्वालियर चंबल का नंबर 1 नेता कम से कम हूं। आप 1 साल पहले तो हारे, लोकसभा हारे। तो सबके लिए आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए ना, ये 2 पार्टी स्टेट है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अगर इसी तरह से लोग बदलते रहेंगे, कभी कांग्रेस में जाएंगे, कभी भाजपा में जाएंगे, तो वोटर क्या करेगा? ये नोट चलते हैं, वहां वोट नहीं चल रहे, नोट चल रहे हैं। दैट इज द सैड पार्ट। मनीष जी, इसी से जुड़ा अगला सवाल है। ये कमलनाथ का बयान बहुत चर्चित हो रहा है, उस पर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है लोगों के बीच? इज इट एन इशू या मीडिया की चकल्लसबाजी ज्यादा है? मीडिया की चकल्लस एक्चुअली क्या हो गया है सौरभ, कि ये जो पूरे इलेक्शंस हैं ये रूरल एरिया में हो रहे हैं, और जहां पर ये बोला गया है वहां ग्वालियर चंबल बेल्ट एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम एंटायर मध्य प्रदेश। तो ये जरूर है कि बीजेपी ने उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करी और किया भी है कुछ हद तक, और फिर डैमेज इसलिए हुआ थोड़ा बहुत जो भी हुआ है कमलनाथ को, बिकॉज राहुल गांधी ने भी उसको अनफॉर्चुनेट बताया। और जब राहुल गांधी ने बोला कि भाई मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके बाद भी उन्होंने अपोलॉजी नहीं मांगी, ही ओनली सेड कि मेरे कहने से अगर किसी को बुरा लगा है तो मुझे खेद है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये इतना बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ रोज एक नए आ रहे हैं। एक साहब ने अभी राजा दशरथ और कैकेयी और मंथरा के ऊपर कमेंट कर दिए हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है इस बार जो है, जिसको मध्य प्रदेश में एक माना जाता था कि भाई बाकी स्टेट से यहाँ पर भाषा की गरिमा और पर्सनल अटैक से लोग बचते थे, मगर ये इस इलेक्शन में पहली बार हो रहा है कि बिलो द बेल्ट भी वार हो रहा है। आप देखिए, जब शिवराज जी पे एक वो वीडियो आया कि नहीं, एक वो बयान आया कि भूखे नंगेों को हम क्यों, कंपैरिजन हुआ था कमलनाथ से, तो उसके बाद शिवराज जी एंड पूरी बीजेपी पार्टी जो है वो खुद को गरीब करके उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था। मगर क्या हुआ, उसी के जैसे ही वो हुआ तो एक वीडियो चला उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर कि भाई ये गलती हो गई, वो इतने गरीब नहीं है जितना वो उस नेता ने बोल दिया। तो वो जो है उसका माइलेज उतना नहीं मिल पाया, और उसको फिर बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया। जिस एग्रेसिवनेस से उसको चालू किया था वो विड्रॉ हो गया। तो मुझे लगता है कि जनता मजे ले रही है इन सब चीजों के, एंटरटेनमेंट खूब हो रहा है, मगर ये जरूर है कि कोरोना के चलते और इसके चलते जो भीड़ें इकट्ठी हो रही हैं, ये बड़ा कंसर्न है हर जगह जहां पर चुनाव हो रहे हैं सौरभ। ये नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है, और जनता वहां क्यों जाती है ये हम सब जानते हैं कि वो कैसे पहुंचते हैं चुनावी सभाओं में। देखिए सौरभ भाई, जब राजनीति जो हम कह रहे हैं विचारधीन हो जाती तो यही होता है ना। पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट कब बन जाता है? जब पॉलिटिक्स में अब कुछ रहा नहीं गया है ना। अगर आज आप इमारती देवी हैं तो आप जनता के सामने क्या कहेंगी? आपने क्यों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए? उस पार्टी को जिसकी आप कठोर आलोचना कल तक कर रहे थे, आज आप उसमें शामिल होते हैं। जो बीजेपी के लीडर आज कांग्रेस में आ गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या कहेंगे जनता को लेकर? तो यही सब चलता है। अगर आप देखिए जिस तरह से कमलनाथ जी ने वो पूरा जो प्रकरण हुआ, फिर हंसने लगे वगैरह, उससे एक मैसेज गया कि कोई एक तरह से एक सीरियसनेस नहीं है राजनीति में कि किस वजह से मैं आपको आज वोट दूं या नहीं दूं। और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, हम देख रहे हैं अन्य राज्यों में भी यही स्थिति। कर्नाटक का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस तरह की राजनीति कर्नाटक में केवल नोटों पर अब चल रही है। वोट की राजनीति अब नोटों की राजनीति कुछ राज्यों में बन गई है। और दुख की बात है
कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां एक गरिमा हुआ करती थी, एक 2 पार्टी स्टेबल सिस्टम था, वहां भी ये होने लगा। जी, मैं मनीष जी ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो एक ओवरऑल बात हो गई, कुछ स्पेसिफिक सीटें जिन पे आप बताना चाहें, कोई फैक्टर कैंडिडेट को लेकर, मंत्रियों को लेकर, खासतौर पे जो मंत्रियों की सीटें हैं वहां पर किस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, मंत्री जो हैं, दो ऐसे मंत्री हैं जो सिंधिया जी को राइट और लेफ्ट माने जाते हैं, तुलसी सिलावट एंड गोविंद राजपूत। हाँ। तो जो गोविंद राजपूत जी हैं, जिनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर, तो बीजेपी वाले जो अंदर खाने की वो है कि वो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास चाह रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ही इज गोइंग टू लूज। केवल एक जो तुलसी राम सिलावट है वो थोड़े टफ कंटेस्ट में है और उनको थोड़ा एज है। और जैसे एक इमरती देवी इसलिए जीत जाएंगी मुझे लगता है, क्योंकि एक तो अभी उनका इशू हो गया, और पिछले बार भी जब वो जीती थी सौरभ, तो वो 56,000-57,000 वोट से जीती थी। तो अब वो कुछ भी हो जाए, मतलब ये बिकाऊ टिकाऊ वाला कितना भी पेनिट्रेशन हो वहां पर, बट एक महिला होने के कारण और फिर ये जो अभी हाइप क्रिएट हुआ है, तो ये 2 सीटें मेरे को लग रही हैं कि ये क्लियर जो है मिनिस्टर्स जीत रहे हैं, सिंधिया जी वाले। बाकी जगह सब जो है बिल्कुल नेक टू नेक में फंसे हैं। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो 16 जगह इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें से 10 ऐसे एरिया हैं कि जहां पर बीएसपी फैक्टर भी है, और मध्य प्रदेश में केवल 2 ही ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर बीएसपी का थोड़ा बहुत वजूद रहा है अभी, और उसमें से ज्यादा वजूद अगर अपन बोले 70% वजूद वो उसी ग्वालियर चंबल एरिया में है, क्योंकि 2018 में भी जहां पर ये इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कई जगह बीएसपी का जो कैंडिडेट था वो सेकंड आया है। तो बीएसपी जो है वो बड़ा एक फैक्टर इसमें हो सकता है, वो किसी का भी जिसको बोलते हैं चुनावी गणित बिगाड़ सकता है, क्योंकि 2 पार्टी वाला बाकी स्टेट मतलब जो मध्य प्रदेश है उसके लिए बिल्कुल सही है, मगर ये चंबल ग्वालियर जो एरिया है वहां पर बीएसपी फैक्टर भी बड़ा डोमिनेंट है। ओके, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है मनीष जी कि बीजेपी का जो आला कमान है, यानी कि जो दिल्ली वाला सब ब्रिगेड है, वो कितना एक्टिव नजर आ रहा है कि पूरी तरह से स्टेट यूनिट के भरोसे छोड़ दिया गया है? बाय इलेक्शंस में जनरली स्टेट के ऊपर ही होता है, और मतलब बहुत सारे बाय इलेक्शंस देखें तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सेंट्रल लीडर आके यहाँ पर प्रचार कर रहा है। ये जरूर इस बार हो रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका राहुल की बात चल रही है, सचिन पायलट को, क्योंकि गुर्जर बेल्ट भी है उधर पर, तो ये एक अभी बात शुरू हो गई है कि उनका रोड शो कराएंगे, वो पीताम्बरा माता जी जो है उनके दर्शन करने वो आएंगे। हाँ। जनरली सेंट्रल लीडरशिप बाय इलेक्शन से दूर रहती है, बट इस बार केवल कांग्रेस की तरफ से अभी, क्योंकि उनकी जो लिस्ट भी आई है आपका बीजेपी वालों की, उसमें स्टार प्रचारक जो हैं उसमें अधिकतर लोग लोकल ही हैं, बट कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसमें बाहर के चीफ मिनिस्टर्स और इस तरह के लोगों का भी नाम है। तो लोकल फैक्टर पे ही लड़े जाते हैं, वो लोकल लीडरशिप और उनको संगठन पे इतना भरोसा रहता है बीजेपी को, क्योंकि उनका संगठन ऑब्वियसली बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा बेहतर काम करता है। एक फैक्टर और है कि संघ और भाजपा को अब इस तरीके से दबाव में सरकार चलाने की आदत नहीं है। वो जमाना बीत गया जब गठबंधन के सहयोगियों के दबाव में बाबूलाल मरांडी का इस्तीफा ले लिया जाता था, किसी और का कि नहीं साहब किसी तरह बना रहे बचा रहे वाला मामला है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यशैली में कुछ बदलाव लग रहा है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, और ये जो चौथा टर्म है उनका, उसमें उनको उतना फ्री हैंड दिखता नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। वो कोई भी डिसीजन ले लेते थे, अब वो छोटी छोटी बातों के लिए हाई कमान के पास जाते हैं, मतलब इवन पोर्टफोलियो के लिए वो 4 बार उनको चक्कर लगाने पड़े। तो उसका कारण यही है कि जो वहां की लीडरशिप है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो शिवराज सिंह चौहान को अब ज्यादा जो है आगे का टाइम नहीं देगी, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, क्योंकि योगी अब 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी भी हैं, सहज भी हैं, संघ में भी संबंध है, तो ये फैक्टर किसी और को प्रॉब्लम ना करे तो शायद हो सकता है उनको ठिकाने लगा दिया जाए। नहीं, और ये भी तो हो सकता है ना कि शिवराज जी को केंद्रीय कैबिनेट में समायोजित कर लिया जाए। केंद्रीय कैबिनेट का तो उनको 2 बार पहले भी सौरभ, एक बार डिफेंस का और एक बार एग्रीकल्चर का। मनीष जी तब वो मना करने की हैसियत में थे। हाँ, ये सही है, ये सही है। एग्रीड। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही इसमें। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की यही स्ट्रेटेजी रहती है, वो आसानी से भूलते नहीं।
शिवराज सिंह चौहान को कई साल पहले 2013 में आप जानते होंगे कुछ दिनों के लिए एज अ पोटेंशियल राइवल टू नरेंद्र मोदी, जब नरेंद्र मोदी जी का नाम पहले बार चला तो लोग पूछ रहे थे अगर मोदी जी नहीं तो कौन। वो अडवाणी जी का एक बयान आया था कि भाजपा के कई काबिल मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, अडवाणी जी का बयान आया था। इतनी आसानी से मोदी जी और अमित शाह जी नहीं भूलते ये सब। और अगर कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बदलते हैं और शिवराज सिंह और कमजोर होते हैं इन बाईपोल्स के बाद, तो कौन जाने, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। उनको केंद्र में लाया जा रहा है। एक बात भी मध्य प्रदेश में चल रही है और मनीष जी इस पर ज्यादा बात कर सकते हैं कि एक तरह से जो बीजेपी की छवि बनी थी कि वो ओबीसी नेताओं को आगे कर रहे थे, अब पिछले एक साल में ब्राह्मण नेताओं को किया है। जिस तरह से कई ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने आगे किया है, मंत्री बनाया है, अध्यक्ष बनाया है, लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इज प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट शिवराज भाजपा। एक तरह से एक नई लीडरशिप के लिए धीरे धीरे नरेंद्र सिंह तोमर का ऑफकोर्स नाम चलता है कि एज अ पोटेंशियल कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द फ्यूचर, नरोत्तम मिश्रा का नाम चलता है, कई कई नाम आते हैं, लेकिन पहली बार नाम तो आ रहे हैं इतने सालों में। जब शिवराज सिंह चौहान का राय एक तरह से वर्चस्व था, नाम भी नहीं आते थे, अब नाम की बात तो हो रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है। अगर बाईपोल के बाद शिवराज कहीं कमजोर हो जाते हैं तो जरूर इसका फायदा उठा सकती है बीजेपी हाईकमांड और मध्य प्रदेश में एक तरह से चीफ मिनिस्टर का बदलाव करके शिवराज को सेंटर में यूनियन एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रिप्लेस वन मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर विद अनदर, ये भी हो सकता है। मे बी, और मे बी ये हो सकता है कि नॉट इमीडिएटली। हाँ, ये सब सर, व्हाट इज 1 ईयर इन पॉलिटिक्स, एक साल में बहुत कुछ बदलता है। नीतीश कुमार हो या शिवराज सिंह जी हो। बहुत शुक्रिया मनीष दीक्षित जी, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। नेता नगरी में अब बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर साहिल जोशी। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका। धन्यवाद। हम बिहार में हैं और बिहार में भी महाराष्ट्र के एक नेता की लगातार चर्चा है, सुर्खियों में है, देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री। बिल्कुल, क्या चर्चा है मुंबई में, किस रणनीति के तहत देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया बिहार? नहीं, और मजे की बात तो यह है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन की जिम्मेदारी 2 लोगों पर थी और दोनों ही लोग पर बिहार की भी जिम्मेदारी है। उसमें से देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र का ही चेहरा है, लेकिन भूपेंद्र यादव उन पर भी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी थी, अगर हम नहीं भूले तो। और लग रहा था कि दोनों की जोड़ी जो है महाराष्ट्र में सरकार ले आएगी, लेकिन नहीं हो पाया था उस वक्त। जो हुआ हम सब ने देखा, और अभी बिहार की स्थिति भी कुल मिलाकर वैसे ही बनती जा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से बिहार में भेजा गया है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाजपा में उनका जो करियर है वो अब केंद्र की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। उनको एक्सपोज किया जा रहा है राष्ट्रीय राजनीति में, और राष्ट्रीय राजनीति तब तक कोई भी नहीं सीख सकता जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति उन्हें समझ में नहीं आती। और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस को भूपेंद्र यादव के साथ में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये काफी अहम फैसला है, मतलब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अगर देखा जाए तो। लेकिन उनका ध्यान पूरी तरीके से महाराष्ट्र में लगा हुआ है। एक जो छोटा सा रह गया ना उनका कि मुख्यमंत्री पद चूक गया उनसे, वो अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं दिखता है। जिस तरीके से वो 2 दिन का समय निकालकर महाराष्ट्र में आए, जो बाढ़ वाले इलाके थे वहां पर जाकर आए, महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन हुआ ये कि उनका जो पूरी उनकी जो टूर थी इन इलाकों में, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एकनाथ खड़से ने उनका पूरा वो जो उस पर पानी फेर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि उसी वक्त एकनाथ खड़से ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं और 1 सिंगल एजेंडा पे वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की वजह से वो छोड़ रहे हैं, ये भी एक उन्होंने ऐलान कर दिया। तो अब लग रहा है कि महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति एक तरीके से जारी है। कौन किसके साथ जाएगा, जो वहां पर जो टीम है बीजेपी की, वो महाराष्ट्र में टीम थी, वही टीम उनकी बिहार में भी वहां पर दिख रही है। अच्छा, ये आपकी इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि देवेंद्र फडणवीस का कद बड़ा किया जा रहा है और इसीलिए उनको वो एक्सपोजर दिया जा रहा है कि किसी भी नेता को हु वांट्स टू बी द क्लेमेंट ऑफ पावर, आपको यूपी बिहार में अपनी मौजूदगी, और बीजेपी का ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसमें वो आपको राज्यों का इंचार्ज बना के भेजते हैं, कभी प्रभारी महासचिव के तौर पर, कभी चुनाव में जिम्मेदारी देके, सो दैट यू गेट फैमिलियर विद द टफ। किस तरह के गिमिक्स है, किस तरह की पॉलिटिक्स है, ये एक चीज है। आपने खड़से का जिक्र कर ही दिया, क्या है मतलब एकनाथ खड़से के छोड़ने की वजह, और उससे पहले जो हमारे दर्शक
महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ऊपर ऊपर समझते हैं और दिलचस्पी लेने पर उनको ये बताइए कि क्या था एकनाथ खड़से का वजूद महाराष्ट्र में, भाजपा में, उस पूरी हायरार्की में? देखिए, एकनाथ खड़से ने क्यों छोड़ा उसके बारे में तो एकनाथ खड़से ने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी सारी नाराजगी जो है वो देवेंद्र फडणवीस से है। और जब अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें देवेंद्र फडणवीस का जो रुतबा है वो पार्टी में बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र की पूरी पार्टी उनके उनके कब्जे में है और ऐसी स्थिति में एकनाथ खड़से के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है पार्टी में, तो उनके पास कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि 40 साल वो जिस पार्टी के साथ रहे उस पार्टी को वो छोड़ दे। तो ये बात तो उन्होंने खुद साफ कर दी है। लेकिन एकनाथ खड़से की अगर हम बात करें तो एकनाथ खड़से उन नेताओं में से हैं कि उन्होंने बीजेपी या जनसंघ का दामन तब थाम लिया था जब क्योंकि एकनाथ खड़से खुद बहुजन समाज से आते हैं, जो महाराष्ट्र में एक कॉमन टर्म इस्तेमाल किया जाता है बहुजन समाज। बहुजन समाज यानी वो समाज जो राजनीतिक सत्ता से हमेशा दूर रहा है, जिनको राजनीतिक सत्ता में महाराष्ट्र में खास करके बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल पाई, उनके हाथ में कभी वो सत्ता नहीं रही। और बीजेपी ने जब अपनी राजनीति महाराष्ट्र में पांव जमाने के लिए शुरू की तब उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर महाराष्ट्र में उनको पांव जमाना है तो ये समाज के पास पहुंचना चाहिए। दलित समाज की अपनी राजनीति रही है, लेकिन जो बाकी बड़ा समाज है, जो ब्राह्मण और जो मराठा, ये जो डोमिनेटिंग कास्ट है महाराष्ट्र में, आंकड़ों के हिसाब से तो मराठा डोमिनेटिंग है, लेकिन सत्ता के हिसाब से ब्राह्मण्स भी काफी डोमिनेटिंग रहे हैं, आरएसएस के माध्यम से हो या कांग्रेस में भी ब्राह्मण समाज का काफी बड़ा नेतृत्व रहा है। वो धीरे धीरे यशवंतराव चव्हाण के साथ में मराठा समाज के पास चला गया, लेकिन जो बड़ा ओबीसी समाज है उनके पास वो कभी नेतृत्व नहीं जा पाया। तो वो समाज को टैप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उसमें प्रमोद महाजन या उनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से, ये सारे लोगों को आगे बढ़ाया गया। तो प्रमोद महाजन और उनके जो गुरु हैं उनकी ये राजनीति थी। उन्होंने अलग अलग इलाकों में, जैसे गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके से आते हैं तो वहां पर गोपीनाथ मुंडे आगे बढ़ रहे थे। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र के खानदेश इलाके से आते हैं, यानी उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं, तो वहां पर एकनाथ खड़से को आगे बढ़ाया गया। और ध्यान देने की बात यह कि ये दोनों नेता जब आगे बढ़ रहे थे तब उन इलाकों में कांग्रेस की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत थी। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल था उनके लिए वहां पर पार्टी की जड़ें जमाना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए लोग इकट्ठा करना। और इसीलिए एकनाथ खड़से का जो दर्द निकल कर आता है वो इसीलिए दर्द निकल कर आता है कि वो पार्टी को तब उन्होंने वहां पर बनाने की कोशिश की। और ग्राम पंचायत के चुनाव से एकनाथ खड़से ने लड़ना शुरू किया था। पहला ग्राम पंचायत का चुनाव एकनाथ खड़से हार गए थे, मतलब यहां तक कि जो स्थिति थी वहां पर वो आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव भी एकनाथ खड़से हार गए थे जब शुरुआत उन्होंने राजनीति में की थी। और वहां से लेकर अब आज की स्थिति है कि उत्तर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस का नामो निशान एक तरीके से उत्तर महाराष्ट्र से मिटता जा रहा है पूरी तरीके से। तो वहां ये एकनाथ खड़से का कद था। जो बहुजन समाज का चेहरा है वो एकनाथ खड़से को बनाया गया था उत्तर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने इन चेहरों को आगे लाया था। तो बीजेपी का जो चेहरा था, जो यूपी और बिहार या कहीं भी पूरे भारत में जनसंघ के समय में बीजेपी को, महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं कि जिसे ब्राह्मण बनिया पार्टी वहां पर कहते हैं, और यहाँ पर शेठजी भटजी की पार्टी कहते हैं। भटजी यानी ब्राह्मण, शेठजी यानी बनिया, तो उनकी पार्टी मानी जाती थी यहाँ पर। तो वहां पर पहली बार भाजपा ने जो प्रयोग किया, जिसे माधव का प्रयोग कहा जाता है, माधव यानी माँ से माली, ध से धनगर, जो एक समाज है, और वह मतलब बंजारी, जहां जिस समाज से गोपीनाथ मुंडे आते हैं। तो ये ओबीसी समाज का राजनीति थी जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर शुरू की, और इसके मूल में कहीं ना कहीं एकनाथ खड़से थे। और इसीलिए एकनाथ खड़से जैसे लोग भाजपा का बहुजन चेहरा बन के महाराष्ट्र की राजनीति में उभरे थे। तो फिर किनारे क्यों कर दिए गए? उसके लिए दो सीधे कारण यहाँ पर नजर आते हैं। एक तो ये कि कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में अगर कोई जूनियर, उनसे कई जूनियर लोग आगे बढ़ जाते हैं, और ये हर जगह हर क्षेत्र में होता है, लेकिन कई बार लोग उसको स्वीकार नहीं करते कि भाई मुझसे जो जूनियर है, जो
मैंने जिसको आगे लाने में मदद की है वो मुझसे आगे निकल गया और उसका नेतृत्व मुझे मानना होगा। हमने केंद्र में भी देखा कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सामने आया, तब भाजपा के जो कई बड़े चेहरे थे उनको वो नागवार गुजरा, उनको नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी के अंडर वो काम करने के लिए तैयार है और उनको बाहर बैठना पड़ा उसके वजह से। उसी तरीके से 2009 के बाद में पहली बात, दरअसल एकनाथ खड़से अगर हम देखें तो थोड़े से अनलकी है पूरे राजनीति में। जब वो बड़े बन रहे थे तब गोपीनाथ मुंडे का नेतृत्व बन गया था, नितिन गडकरी का नेतृत्व बन गया था, तो उन्हें इंडिपेंडेंटली महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिल पाया। जब उन्हें वो पहली बार मौका मिला 2009 में, वो नेता विपक्ष बने, तब धीरे धीरे देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं वो हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पूरी भाजपा की कमान संभाल ली। तो उनके लिए ऐसे चेहरे उनको चाहिए थे हर स्टेट में कि जो नए हैं, फ्रेश है, जिन पर कोई एलिगेशन नहीं है, क्लीन इमेज है, यंग है और भाजपा को एक नया चेहरा दे सकते हैं। और उससे भी ऊपर वो नरेंद्र मोदी के डायरेक्ट समर्थक के रूप में काम कर सके। उनका और कोई समर्थक नहीं है पार्टी में, मतलब वो किसी और से जुड़े नहीं है, ऐसे लोग उनको चाहिए थे। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया और देवेंद्र फडणवीस ये लोग भाप नहीं पाए किसी भी तरीके से। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या चेंज हो गया पूरा। जिन्होंने ये भाप लिया वो राजनीति में सरवाइव हो गए और एकनाथ खड़से को ये बात समझ में ही नहीं आई कि अब मामला बदल गया है। अब ये महाजन मुंडे की पार्टी नहीं रही, अब यहाँ पर वसंतराव भागवत जो इनके गुरु है, प्रमोद महाजन के गुरु है, उनकी राजनीति नहीं चलेगी, अडवाणी की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति पूरी बदल गई है भाजपा के अंदर की भी, वो समझ नहीं पाए और उसके वजह से भले ही उनको एक सीनियर मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन वो फ्रिक्शन बार बार दिखता था और देवेंद्र फडणवीस को भी समझ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने ओपनली मांग भी कर दी थी कि महाराष्ट्र में भाजपा को मुख्यमंत्री पद के लिए बहुजन चेहरा चाहिए। तो ये सीधा चैलेंज था देवेंद्र फडणवीस को और ये चैलेंज कोई भी राजनीति में, देखिए अगर चैलेंज होता है तो उसको मिटाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको समझा बुझाए कि नहीं नहीं अब मेरे पास मुख्यमंत्री पद है तो आप शांत बैठ जाइए, इस तरीके से होता नहीं है। आपको आपका जो राइवल है उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, तभी आप राजनीति में सर्वाइव हो सकते हैं। यह राजनीति का बेसिक नियम है। वही नियम के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने उसका फायदा उठाया। अब एकनाथ खड़से पर आरोप लगे, उसमें से सबसे बड़ा आरोप तो यही था कि मंत्री होने के नाते जो उनके पास कोई काम लेकर आया था, मंत्री के केबिन में बैठकर उसके साथ उन्होंने व्यवहार करने की कोशिश की। अब वो व्यवहार कोई इलीगल नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटी का मामला उसमें आगे आ गया और उसमें एकनाथ खड़से फंस गए। अब वो भले ही उस बात को बताने की कोशिश करे कि टेक्निकली उसमें कोई करप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मुद्दा तो मिल गया था देवेंद्र फडणवीस को, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बात उनको खलती रही कि सत्ता हमारी आ गई, सालों तक मैंने संघर्ष किया और जब सत्ता आ गई तो उसके फल खाने के लिए कोई और ही खड़ा हो गया। ये बात एकनाथ खड़से को कहीं कचोटती रह गई थी और पिछली बार तो उनका टिकट ही काट दिया। हालांकि उनकी बेटी को टिकट दिया गया उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन समझ में आ गया था कि उनको हराया जाएगा और उनकी बेटी उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हार गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। पार्टी की नई कार्यकारिणी बनाई गई, उसमें भी एकनाथ खड़से कहीं नहीं थे। तभी से ये समझ में आ गया था कि उनके पार्टी के बाहर निकलने की राह उनको ढूंढनी है और ऐसे वक्त एनसीपी तैयार बैठी थी, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस में जा नहीं सकते। शिवसेना के लोकल कैडर का उनको बहुत ज्यादा विरोध था, क्योंकि पार्टी उन्होंने बनाई थी तब शिवसेना के खिलाफ भी उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी विरोध था। बची सिर्फ एनसीपी जो सबको संभाल लेती है और शरद पवार किसी को ना नहीं कहते। शरद पवार के लिए सारे लोग ठीक है, मतलब एनसीपी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई इसको ये अछूता है वो अछूता है, ऐसा एनसीपी में नहीं होता है। तो एकनाथ खड़से उनके लिए ठीक थे। कल देवेंद्र फडणवीस को काउंटर करना है तो उनके पास एक बड़ा चेहरा है। देवेंद्र फडणवीस को अगर ब्राह्मण फेस के तौर पर उनको पेश करना है महाराष्ट्र में, तो उनके पास एक बड़ा चेहरा है। और कितना भी हो, बिहार इतनी जातिगत राजनीति महाराष्ट्र में नहीं होती होगी, लेकिन जात ये फैक्टर हर राज्य में और हर राजनीति में होता है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण फेस, जिसके वजह से बीजेपी की ग्रोथ महाराष्ट्र में तब नहीं हो रही थी, वही फेस उनको बार बार बताने की कोशिश एकनाथ खड़से की तरफ से एनसीपी करेगी। ये स्थिति यहाँ पर है और इसी की वजह से एकनाथ खड़से आज की तारीख में बीजेपी से बाहर निकल कर गए। शरद पवार भी यही, मतलब ये तो वही शरद पवार वाली लाइन है कि जब वो भोसले का अपॉइंटमेंट हुआ था राज्यसभा में
सतारा तब भी वही कह रहे थे कि बताइए अब जो फडणवीस है वो अब पेशवाओं को दे रहे जी राजनीति। देखिए, जनरेशनल चेंज की बात है और हर राज्य में आप देख रहे हैं भाजपा में ये जनरेशनल चेंज हो रहा है। कई नेता जो एक अलग पीढ़ी से जुड़े हुए थे उनको धीरे धीरे किनारे किया गया। ये स्वाभाविक है, ये हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन राजनीति में जब होता है तो एक से वो हम सामने आ जाता है। आप गुजरात का उदाहरण दीजिए ना, जब नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बन गए तो एक तरह से एक एंटायर जनरेशन जो थी, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, अपने केशुभाई पटेल, वो धीरे धीरे किनारे हो गए, कुछ पार्टी छोड़कर गए। वाघेला जैसे जो थे वो कांग्रेस में शामिल हुए। अब वही महाराष्ट्र में हो रहा है। एक जनरेशन, और मैंने ये देखा था, आपको ये बताएं, जब महाराष्ट्र में जिस बात का जिक्र साहिल ने बड़ी अच्छी तरह से कहा, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक बदलाव होने लगा जब प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ने एक तरह से पार्टी को 90 के दशक में टेक ओवर किया। मैं जब वो पार्टी कवर करता था उस समय मुंबई में, तब पुराने जो आरएसएस नेता या आरएसएस से जुड़े हुए नेता थे, उनमें से एक मुझे बड़ा याद है, बड़े अनुभवी नेता थे मधु देवलेकर। वो जितने भी नेता थे वो धीरे धीरे किनारे हो गए। और एक दिन देवलेकर जी ने कहा, जमाना बदल गया, अब क्या करें, हमने इतनी कोशिश की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जब नए नेता आते हैं तो वो टेक ओवर कर लेते हैं और हमें किनारे कर देते थे। तो उनको भी उस समय दर्द था। आज वो दर्द एकनाथ खड़से के सामने है। मधु देवलेकर पार्टी उस समय छोड़ना नहीं चाहते थे, एकनाथ खड़से के सामने विकल्प आ गया। शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो तैयार होते हैं, जैसे साहिल ने कहा। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा और एनसीपी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, तो शायद शरद पवार को लगा, चलिए हम भी कोशिश करते हैं, हमारी अब सत्ता है और महाराष्ट्र में जो सत्ता में है उनके पास वो पूरे हथियार एक तरह से होते हैं किसी को अपनी तरफ करना, क्योंकि खड़से के खिलाफ आरोप भी थे करप्शन के। इसके बावजूद एनसीपी ने उनको लिया है। एनसीपी के सामने ये भी स्थिति है कि उनको एक मराठा डोमिनेटेड पार्टी माना जाता है, तो अगर कोई बैकवर्ड कास्ट का नेता उनमें आ रहा है तो उनको भी एक तरह से एक मौका मिलता है ये दिखाने के लिए कि हमारी पार्टी केवल मराठा की पार्टी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो जनरेशन चेंज का है, और ये मुझे लगता है भाजपा और कांग्रेस में फर्क है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 10 सालों में मोदी जी के टेक ओवर के बाद हर राज्य में आप देख रहे हैं जनरेशनल शिफ्ट हो रही है भाजपा में। अब आप बिहार का से हमने आज शुरुआत की, वहां भी एक तरह से जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। नित्यानंद राय वगैरह जो नए नेता एक तरह से भाजपा के बन रहे, वो कांग्रेस में नजर नहीं आता। कांग्रेस में वही चेहरे होते हैं, भले ही आप ये एक बहुत बड़ा फर्क है भाजपा और कांग्रेस में कि भाजपा में एक जनरेशनल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से पुराने नेता खड़से जैसे वो किनारे हो गए, वो विकल्प ढूंढते हैं। कांग्रेस में क्या होता है, वो नेता वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं, पार्टी ऊपर आए नीचे आए, नो डिफरेंस। फडणवीस के आने से बहुत फर्क हुआ। वन लास्ट पॉइंट, फडणवीस का आपको मानना पड़ेगा, फडणवीस ने अपनी एक छवि बना ली है। आज भी अगर मुझे लगता है आप पोल करें महाराष्ट्र में, फडणवीस वाज सीन चुनाव के टाइम पे, कम से कम 2019 के चुनाव में जब भी पोल होते थे, फडणवीस वाज सीन बाय देन एज नेता नंबर 1। फडणवीस ने 5 साल में अपनी एक पकड़ बना ली थी भाजपा पर और एक पूरी यंत्रणा पर। तो यू कैन नॉट डिनाई हिम हिज अपॉर्चुनिटी। अगर आपने प्रूव किया है और आपकी एक छवि बन गई है तो फिर पुराने नेताओं को वो एक्सेप्ट करने पड़ी। लाइक मोदी जी, एंड में जब गुजरात में पहली बार जब मोदी जी बने तब लोगों ने कहा, अरे केशुभाई पटेल इतने बड़े नेता, कैसे आप उनको किनारे कर रहे हो। 5 साल के बाद तय हो गया कि मोदी जी इज नाउ नेता नंबर 1 एंड केशुभाई एंड ऑल वर पुश टू द कॉर्नर। एक ही सवाल है जो आपको और साहिल को है कि बीजेपी जो थी कार्डर बेस्ड पार्टी थी, बीजेपी जो थी उनको लगता था कि हम ओल्ड और न्यू दोनों को एक तरह से साथ लेकर आगे चल सकते हैं। अब क्या हो गया, जैसे ही आप ये जनरेशनल चेंज हो जाता है, पुराने नेता को आप किनारे करके मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। ये मुझे लगता है इसकी वजह से कोई एक तो कुछ नेता कहते हैं ठीक है हम मार्गदर्शक मंडल में चलते हैं, कुछ नेता कहते हैं सॉरी हम नहीं चलेंगे, हम अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे या किसी और पार्टी में चले जाएंगे। खड़से ने ये निर्णय मेरा बिफोर आई स्विच टू द थर्ड टॉपिक रिलेटेड टू महाराष्ट्र व्हिच इज टसल बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। अगर एकनाथ खड़से इतने बड़े नेता हैं तो उनकी बिटिया चुनाव क्यों हार गई? नहीं देखिए, बड़े नेता का सवाल नहीं है।
एक तो है बिल्कुल भाई नहीं, साहब, अगर आप एक चीज, नहीं, अपनी जैसे पार्टी हमारे ने यूपी हराया, में अलग अलग पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, पार्टियां कमजोर हो गई, लेकिन उनकी टर्फ पे उनको कोई नहीं हरा पाया, वो उनका जो बेसन रहा। आई नहीं, डोंट रिगार्ड एकनाथ खड़से एट दैट लेवल, बट जैसे साहिल ने कहा, खुद की पार्टी ने उनको हराया ना। जब अपनी पार्टी आपको हराने पर लगी होती है तो फिर आप क्या करें? उनकी जो देखिए बहू जो है वो वहां की एमपी है, उनकी बहू, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग, रक्षा खड़से जो है वो तो वहां की एमपी है। और खड़से जी से ये पूछा गया कल कि क्या आपकी बहू भी आपके साथ जाएगी, उन्होंने नहीं नहीं वो वही है, वो बीजेपी में रहना चाहती है। तो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पावरफुल लीडर हु कैन इवन गेट हिज ओन डॉटर इन लॉ। उनकी बहू उनके साथ आने के लिए आज तैयार नहीं है, तो फिर आप कैसे पावरफुल लीडर? पर एक जमाने में उनको एक तरह से बीजेपी का एक इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता था। ही इज नॉट अ मास लीडर ऑफ महाराष्ट्र इन दैट सेंस। नहीं, इसके लिए इसका एक दो एक्चुअली मुझे जवाब देने हैं। पहले तो एकनाथ खड़से के जाने से नुकसान क्या होगा, ये हम लोग पहले आंकड़ों में समझ लेते हैं। जैसे राजदीप कह रहे थे, एकनाथ खड़से इतने बड़े नेता नहीं है कि उनका पूरा पैन महाराष्ट्र कोई अपील है। फिलहाल तो वो डिस्ट्रिक्ट के ही नेता बन के रह गए हैं, क्योंकि उनका अपना एक फॉलोअर है उत्तर महाराष्ट्र में, और खास करके उनके खुद के जिले में, जलगांव जिले से वो आते हैं। उनकी बेटी उनके चुनाव क्षेत्र से हार गई, और मजे की बात यह है कि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट जीता है वो शिवसेना का बगावत कैंडिडेट था, मतलब बगावत करने वाला कैंडिडेट था जो वहां से जीता है। उसको बकायदा बाकी सारे पार्टियों ने हेल्प किया था, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, खुद शिवसेना हो, उन्होंने सबने हेल्प करके उसको जिताया था। तो एकनाथ खड़से बनाम बाकी सारे ऐसे कॉन्टेस्ट में एकनाथ खड़से वहां पर हार गए थे। अब एकनाथ खड़से के जाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि एकनाथ खड़से का जो पूरा प्रभाव क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से जुड़ा है, तो हम मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं उसमें। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी तो उनके साथ में कम से कम कुछ विधायक उनके साथ में गए, और बाकी के विधायक बीजेपी ने फिर जोड़ तोड़ करके उनके साथ में मिला लिया उनको। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो प्रभाव क्षेत्र था, उसके वजह से कुछ विधायक भी उनके साथ गए, कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर गई। इनका इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि जो बीजेपी का बहुजन फेस है उसको वो खोता जा रहा है, ये एकनाथ खड़से बार बार कहते रहेंगे, और जो राजनीति में बहुत अहमियत रखती है। दूसरी बात यह है कि जब पार्टी आगे बढ़ती है तो ये बात सही है कि आपको नए चेहरे लेके आने पड़ते हैं, नए सिरे से पार्टी को बनाना पड़ता है, और जब पार्टी को वोट पड़ रहे थे आप किसी को भी टिकट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही जीत जाता है। वो हमने 2019 में भी देखा, 2014 में भी देखा। लेकिन उसमें कभी कभी गड़बड़ क्या हो जाती है, लोकसभा में शायद नहीं होता होगा, लेकिन विधानसभा में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यही सोचकर बीजेपी ने 2019 में कई लोगों के टिकट काट दिए। एकनाथ खड़से का टिकट काट दिया, विनोद तावड़े का टिकट काट दिया। वहां पर विदर्भ में चंद्रशेखर बावनकुले करके मंत्री थे, नितिन गडकरी के करीबी, और वो भी ओबीसी समाज से आते थे, उनका भी टिकट काट दिया। अब मैसेज क्या गया उसके वजह से कि जब पार्टी अच्छा कर रही है तब पार्टी के पुराने नेताओं को भले उनकी 10 गलतियां हो, लेकिन उनका तो टिकट आप काट देते हैं, लेकिन जो पार्टी में नए नए आए हैं उनको आप टिकट दे देते हैं। ये जो मैसेज कैडर को जाता है ना, उससे काफी फर्क पड़ता है कभी कभी। और उसका जो अलेक्जेंडर की कहानी थी ना, कि जब वो मिलने गया किसी साधु को, तो उसने पूछा कि क्या मैं भारत जीत पाऊंगा, तो उसने उनके सामने कपड़ा फेंका और बोला कि इस पर बैठ, तो वो एक तरफ सीधा करते थे तो दूसरी तरफ से कपड़ा ऊपर आ जाता था, पीछे से ठीक करते थे तो आगे से ऊपर आ जाता था। उस तरीके की स्थिति कभी कभी राजनीति में बन जाती है, और जो बीजेपी के साथ यहां पर हुआ। तो एकनाथ खड़से बीजेपी की इमेज को खराब करने में एनसीपी को काम आएंगे, खास करके देवेंद्र फडणवीस की छवि को खराब करने के लिए काम आएंगे। सिर्फ राजनीति के हिसाब से उनकी पर्सनल इमेज वो भ्रष्टाचार के आरोप या उस तरीके से लगा के नहीं कर सकते, लेकिन ओबीसी के खिलाफ किस तरीके से पार्टी है, बहुजन समाज के खिलाफ कैसे पार्टी है, उस तरीके के उनके स्टेटमेंट्स फिलहाल नजर आ रहे हैं, और उसी तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरीके से नारायण राणे का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे पर अटैक करने के लिए किया जाता है, उसी तरीके से एकनाथ खड़से का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस पर अटैक करने के लिए किया जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति में महाराष्ट्र में अगर बीजेपी का सबसे बड़ा ही चेहरा ही नहीं तो सिर्फ एक ही चेहरा है, तो वो देवेंद्र फडणवीस है, उसे आप टारगेट करेंगे तो बीजेपी के लिए नुकसान होगा। यही सोचकर एकनाथ खड़से का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। एक आखिरी ये नरेंद्र मोदी मॉडल है। फडणवीस इज फॉलोइंग नरेंद्र मोदी मॉडल।
एक बार आप अपने स्टेट में पकड़ बना दे, यू ओनली वांट योर पीपल, अपने आदमी, चारों तरफ मेरे आदमी। समय की कमी है। मैं एक लाइन सिर्फ, उसमें सिर्फ फर्क यह है ना कि गुजरात में बीजेपी अपने आप में एक ताकतवर पार्टी थी और वहां पर उनका सिर्फ कांग्रेस के साथ ये थी और वो अपने बलबूते पर पहले से ही जीत कर आती थी। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद वो जीतने लगी। महाराष्ट्र में वैसी स्थिति नहीं है। नहीं साहिल जी, लेकिन एक चीज है ना कि बिहार, जैसे देवेंद्र फडणवीस से हमने बात शुरू की थी, जब देवेंद्र फडणवीस को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिलेगी तो महाराष्ट्र का आदमी भी देख रहा है ना कि हमारा नेता कितने आगे जा रहा है। और एक खलिश तो है महाराष्ट्र के नेताओं में कि नंबर गेम, फाइनेंशियल ताकत, सब कुछ के बावजूद उप प्रधानमंत्री से आगे नहीं बढ़ पाए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि आप उत्तर भारतीय हमें आगे बढ़ने नहीं देते। राजदीप जी, ये राज ठाकरे जैसा बयान मत दीजिए कि उत्तर भारतीय आगे नहीं बढ़ने देते। नहीं, दिल्ली की राजनीति में महाराष्ट्र के देखिए, ये कौन सी बात हुई उत्तर भारतीय? आप लोग जब सबसे बड़ा दांव हारे 91 में अशोका होटल में बैठा के सांसदों को मैनेज कर रहे थे, तब उत्तर भारतीय से हारे कि दक्षिण भारतीय से हारे? चलिए मैं आपको छोटी सी कहानी, क्योंकि आपने उसकी बात कही बहुत संक्षिप्त में। 91 में जब शरद पवार ने एक तरह से कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो सुरेश कलमाड़ी जो थे, उन्होंने कई पत्रकार जो बॉम्बे में थे, हम सभी को हमारे एडिटर के द्वारा कहा कि आप सब उनको दिल्ली भेजिए कि आप देखेंगे कि किस तरह से छत्रपति के एक तरह से कोरोनेशन होने वाला है। तो हम सब पहुंच गए दिल्ली में आकर देखा कि यहाँ की राजनीति बहुत अलग है। यहाँ वो सिग्नेचर कैंपेन की राजनीति नहीं चलती, वहां नरसिम्हा राव ने अपनी राजनीति कर दी और हमारे शरद पवार जो थे महाराष्ट्र के, वो पीछे रह गए। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि हमारे एक मलाल है कि कई सालों से यशवंत राव चौहान से लेकर हमारे जितने भी नेता जैसे दिल्ली आ गए, हमें पीछे रह गए। उसके कई कारण हैं। किस्सा जो सुना रहे हैं उसमें एक किस्सा ये भी जोड़ दीजिएगा। कुछ शरद पवार ने ये बताया था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जब उनके गुरु यशवंतराव चव्हाण, उनको मौका मिला कि प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण ये रेस में थे, तो ये क्लियर हो गया कि मोरारजी देसाई तो बन नहीं सकते। ये शास्त्री जी के निधन की बात है और ये सारे लोग यहाँ से, महाराष्ट्र के लोग यशवंतराव चव्हाण के सपोर्ट में गए थे वहां पर कि भाई हमारे नेता प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये सारे लोग बैठे थे, ये पवार साहब ने खुद बताया हुआ किस्सा है। तो यशवंतराव चव्हाण को बताया गया कि भाई आप बन सकते हैं, आप जाके क्लेम कर दीजिएगा उसको लेकर। तो यशवंतराव चव्हाण ने कहा कि नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी है, उनको तो मुझे बताना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उनको बताए बिना मैं जाके डायरेक्टली ये नहीं कह सकता कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। तो शरद पवार कहते हैं कि मैंने उनको ये बताया कि ये गलती आप मत करिएगा, वो आपको कभी नहीं बनने देगी। आप उनसे सपोर्ट की उम्मीद मत रखिएगा, आप जाके क्लेम कर दीजिएगा, मौका है कर दीजिएगा। लेकिन यशवंतराव चव्हाण की नहीं, मॉरली मुझे ठीक नहीं लगता। इसके लिए वो गए बताने के लिए, उन्होंने इंदिरा जी को बताया कि मैं प्रधानमंत्री के लिए मुझे ये आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो इंदिरा जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको कल बताती हूँ करके। वो कल कभी आ ही नहीं पाया। खुद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और यशवंतराव चव्हाण सिर्फ डिप्यूटी चीफ प्राइम मिनिस्टर के आगे बढ़ ही नहीं पाए कहीं कभी भी। एक इसमें एक जो शरद पवार ने आपको बताया, शरद बाबू एक चीज छोड़ गए। शरद पवार की ये खूबी लगती है मुझे कि वो कुछ बताते हैं और कुछ जरूरी चीजें छोड़ते भी हैं। वो ये है कि जो मुख्यमंत्री क्लब था 1964 के, नहीं 67 में, करेक्ट। जो शास्त्री जी के निधन के बाद उस मुख्यमंत्री क्लब में सिर्फ वसंत राव ही तो चौहान साहब का सपोर्ट कर रहे थे। बाकी डीपी मिश्रा के नेतृत्व में 6 मुख्यमंत्री तो आईबी मिनिस्टर यानी कि इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे और कुछ ही दिनों में ये संख्या बढ़ के 13-14 हो गई थी। और अतुल्य घोष जो कोषाध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे और कामराज का नाम आगे बढ़ा रहे थे, उनको भी कन्वे कर दिया गया था कि मीटिंग में सच्चाई ये है, जब सह्याद्री हिमालय तक पहुंचने की कोशिश करता है तो हिमालय उसको रोकता है। ये कई सालों से हमारी एक तरह से व्यथा कही है, जो भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इसमें ना जाए कि वो महाराष्ट्र से, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए कल तक कौन कह सकता था, देवेंद्र फडणवीस में वो राजनीतिक संभावनाएं हैं कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के नेता ना रहे, युवा हैं, साफ छवि है, भाषा और उन सब चीजों में है, तो एक भविष्य उज्जवल है। महाराष्ट्र को उम्मीद नहीं, बहुत सारे राज्यों को भी है। सर एक लास्ट बात, एक बार मैंने पवार जी से ये कहा कि एक 10-15 साल
की बात है, 10-15 साल पहले की बात, कि आपका जो सपना था कि आप प्रधानमंत्री बने, क्या वो सपना अभी भी है कि नहीं? उन्होंने कहा, राजदीप जी, जिस दिन देवेगौड़ा बने, हर राजनीतिक व्यक्ति को लगा कि हमारा चांस भी आ सकता है। देखिए, कौन कहां से किसका नंबर आता है, यू नेवर नो। कभी कभी गुड लक भी होता है। आप सही समय आई के गुजराल देश के प्रधानमंत्री तो बने ना, यू नेवर नो। पर मुझे लगता है कि फडणवीस को भी अपनी एक तरह से कोशिश करनी पड़ेगी, सबको साथ लेकर। जो खड़से प्रकरण का एक मैसेज है, हाँ। कि जो भी हो आपको सबको साथ लेकर करनी पड़ेगी। साहिल ने बड़ी सही बात कही कि पिछले चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक गलती शायद हो गई कि कुछ पुराने नेताओं को आप अपने साथ नहीं ले पाए। आप नेता नंबर 1 है, लेकिन इसका मतलब नहीं है आप बाकियों को साथ नहीं ले जाते। लेकिन थोड़ा समय मुझे की लगता कमी है, उनमें कई गुण है, फडणवीस में कई गुण है, जिसकी वजह से, और उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये उनकी एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है अगर वो कर नागपुर देती से है ना, नागपुर से है कि तो अच्छी। हाँ, एक आखिरी और मैं थोड़ा क्विक टिप्पणी चाहूंगा, समय की कमी है। ये भगत सिंह कोश्यारी वर्सेस उद्धव ठाकरे क्या चल रहा है आपके राज्य में, आप दोनों के राज्य में? ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हालांकि कभी कभी क्या होता है ना कि राज्यपाल की खुद की पर्सनालिटी पे भी वो निर्भर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि भगत सिंह कोश्यारी के जगह पे दूसरा भी कोई अगर राज्यपाल आता तब भी यही होता। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पत्र में किया, क्योंकि फ्रिक्शन तो होता है, मुद्दों पर फ्रिक्शन होता है, कि जैसे महाराष्ट्र सरकार को चाहिए था कि जो राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद के विधायक बनते हैं उसमें उद्धव ठाकरे की नियुक्ति की जाए, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे भगत सिंह कोश्यारी। वो ठीक है, वो तो कोई भी राज्यपाल कह सकता है कि ये टेक्निकली मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि नहीं होने चाहिए, कोविड की स्थिति है। गवर्नर क्योंकि सारे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, उनका कहना था परीक्षा तो होनी चाहिए, उसके बिना पता कैसे चलेगा कि पास हुआ है, फेल हुआ है, और आगे सर्टिफिकेट पे क्या आएगा कि कोविड की वजह से इनको पास कर दिया गया है, तो वो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये मुद्दों पर तो चलता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब उन्होंने एक पर्सनल अटैक किया उनके खिलाफ, और एक पर्सनल टिप्पणी की उद्धव ठाकरे के बारे में। वो मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी नहीं थी, वो एक पर्सनल टिप्पणी थी उद्धव ठाकरे शिवसेना नेता के रूप में, शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में, कि आप हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं और आप मंदिर नहीं खोलते। हालांकि दोनों चीजों का कोई लेना देना है नहीं, सारे जो धार्मिक स्थल है वो पूरे महाराष्ट्र में बंद है, लेकिन ये जो पर्सनल टिप्पणी थी उसके वजह से ये संघर्ष और भी तेज हो गया, और जो उनके आपसी रिश्ते थे उसमें भी कहीं ना कहीं खटास आ गई। आमतौर पर राजनीतिक पार्टी के नेता समझते हैं कि हर किसी पर दबाव होता है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी के राजनीति की तरह काम करता है, और राज्यपाल का पद ना अभी अराजनीतिक है और ना इससे पहले कभी था। पहले भी राज्यपाल इसी तरीके की राजनीति करते थे। हमने बिहार में देखा कि बूटा सिंह ने किस तरीके से कई महीनों तक बिहार में सरकार नहीं बनने दी थी, कई महीनों तक वहां पर गवर्नर का शासन रहा। किस तरीके से इससे पहले गवर्नर्स ने तेलुगु देशम पार्टी की सरकार को खारिज कर दिया था आंध्र प्रदेश में, और रामलाल ने खारिज कर दिया था उनको, सारे विधायकों को लेकर राष्ट्रपति भवन जाना पड़ा था। तो ये कांग्रेस के टाइम भी हुआ है, लेकिन ये जो पर्सनल अटैक किया उन्होंने लेटर में, ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। उसको लेकर पूरी समस्या है। जब तक आप टेक्निकल मुद्दों पर करें तब तक इसको राजनीति का रूप दिया जा सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई, और उसको लेकर पूरा, और पहली बार हमने देखा कि उसके वजह से फायदा क्या हुआ। देखिए, उद्धव ठाकरे ने तो जवाब दिया ही दिया, लेकिन शरद पवार ने भी तुरंत उसको लेकर प्रधानमंत्री को खत लिखा। ये जो दोहरा अटैक हुआ उसकी वजह से दोनों पार्टनर्स और नजदीक आ गए। अगर इस तरीके से पर्सनल अटैक नहीं होता तो हो सकता है कि जो आपस में उनकी ये बातें चल रही थी वो वैसे ही चलती रहती, लेकिन इसके वजह से और भी ज्यादा ये दोनों करीब आ गए, इस तरीके की स्थिति बन गई। सौरभ भाई, आप कभी मुंबई के राजभवन गए हैं क्या? अभी तक तो अवसर नहीं लगा है। देखिए, यही तो है, बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल अरेबियन सी के तट पर है, लवली बंगला है। मेरी स्कूल बस वहां से जाती थी, हम हमेशा वो खिड़की से देखते थे, अरे वाह ये कौन सी जगह है। फिर पता चला ये राजभवन है। देखिए, एक बार आप वो राज्यपाल वहां बैठ जाते हैं ना राजभवन में, और कई सालों से, जैसे साहिल ने कहा, कई राज्यपाल ने पहले भी ऐसे किया है, वो एक तरह से अपने आप को एक न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं मानते,
लेकिन सेंटर के एजेंट वहां बन जाते हैं, क्योंकि ये पोस्ट रिटायरमेंट एक तरह से बेनिफिट है आपको। रिटायरमेंट के बाद राजभवन में बैठ जाइए। अब आप देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, रोज जगदीप धनखड़ ट्वीट करते हैं, ट्वीट कर रहे हैं राज्यपाल ममता के खिलाफ। लेकिन मेरा ये कहना है, ये कोश्यारी जी से यही सवाल है कि ऐसे समय में जहां राजदीप जी, आप वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले आए, दोनों जगह की राजनीतिक परिस्थितियों में फर्क है। नहीं, फर्क है। मैं नहीं, देखिए जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी की आलोचना किसी लेटर से करे वो अलग बात है, क्या ट्वीट करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये सही है कि कोई राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से ट्वीट करके एक तरह से वहां एक कन्फ्रंटेशन बनाए। लेकिन कोश्यारी जी को देखिए ना, कंगना रनौत की केस, जैसे ही कंगना रनौत अपॉइंटमेंट मांगती है आप तुरंत उनसे मिलते हैं। इतने हमारे महाराष्ट्र में किसान की बदहाली है, तब कोई मिलता है उनसे। मेरा ये कहना है कि ये जो जिस तरह से आपने राजभवन को एक पॉलिटिकल स्पेस बनाई है, भाजपा हमेशा कहती थी हम पार्टी विद द डिफरेंस है। अडवाणी जी मुझे कई सालों पहले एक इंटरव्यू में कहा था, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स कांग्रेस हैज मेड इज मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। मेरा ये पूछना है, क्या आज आप मिसयूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उसे। ये सरकारिया कमीशन ने कहा था पॉलिटिशियन शुड नॉट बिकम गवर्नर्स, क्या हुआ है, पॉलिटिशियन ही बनते हैं, खास करके रिटायर्ड पॉलिटिशियन। और रिटायर्ड पॉलिटिशियन बड़े डेंजरस चीज होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी भी राजनीति करें। तो कोश्यारी जी ने जिस तरह से लगातार एक तरह से उद्धव ठाकरे को की सरकार को कमजोर करने की कोशिश की है, आई थिंक दैट सेट्स अ वेरी वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। और पर्सनल अटैक्स शुड बी अवॉइडेड। इफ एनी गवर्नर वांट्स टू क्वेश्चन यू ऑन पॉलिसी, प्लीज डू सो, बट मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और फिलहाल समय की मर्यादा है। साहिल जोशी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नेता नगरी में आखिरी में बात होगी फुर्सत की सलाह की। क्या सलाह है राजदीप जी आपकी? सर, एक बड़ी अच्छी पिक्चर निकली है, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। ओके, ये नेटफ्लिक्स पर निकली है। ये पुराने एक जो बड़ा ट्रायल हुआ था अमेरिका में, और मैंने सुना है उसके हमारे इंडिया से भी कुछ आप पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। कोर्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जिस तरह से ये जो टकराव बन रहा है, सब जिन्होंने देखी है कह रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास पिक्चर है, आपको 100% देखनी है। तो मैं जरूर देखूं। अगर मैं बिहार नहीं पहुंच पाऊं आपकी तरह, तो आजकल मेरे पास फुर्सत है, तो मैं पिक्चर ये जरूर देखूंगा। और क्योंकि ये पिक्चर में, किताबों में मैंने कोई ऐसी किताब इस समय मेरे सामने नहीं आई। मैं आपके रिकमेंडेशन पर आसाराम बापू की किताब मैंने शुरू कर दी है, जो वो पुलिस अफसर ने लिखी है, उसकी शुरुआत मैंने की है। लेकिन आपके पास तो कोई फुर्सत ही नहीं आजकल, आप तो रोड पर है। हमारे पास पर मेरी एक रिकमेंडेशन है, आप में से जो भी लोग घूमने की शौकीन हैं, बिहार जरूर घूमने आइए। बिहार सिर्फ उतना नहीं है जो सुर्खियों में या टीवी न्यूज इंडस्ट्री में नजर आता है, बयानों में नजर आता है। बिहार बहुत सुंदर प्रदेश है। टूरिज्म के लिहाज से आप देखें, आप अगर बनारस से दाखिल हो, कैमूर में चावल की जो किस्में हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, पूरा पाषाण काल की गुफाएं हैं। आप बोधि मंदिर में जाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज है। आप राजगीर में आते हैं, नालंदा के रूल्स। आप भागलपुर के आगे जाइए, विक्रमशिला के रूल्स हैं, उन पर उतना ध्यान नहीं जाता है, वो बुद्धा सर्किट में भी वैसे नहीं जोड़े गए हैं। तो खान पान के लिहाज से, घूमने के लिहाज से बिहार बहुत सुंदर प्रदेश है। और मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, मत जाइए जो आपको इंटरनेट पे बताया जा रहा है, मत जाइए परसेप्शन पे, मत जाइए स्टीरियोटाइप पे। यू मस्ट प्लान अ विजिट टू बिहार। कैन आई मेक वन एडिशन? पिछली बार जब चुनाव हुए थे, मैं सीमांचल के थ्रू गया था, काफी समय वहां गुजारा था। इतनी खूबसूरत जगह है वो कोसी बेल्ट। और अगर आप दरभंगा से निकले, और आप प्लेन भी आ रही है दरभंगा, दिल्ली टू दरभंगा, और कई जगहों से कलकत्ता दरभंगा 8 नवंबर से। इतनी खूबसूरत जगह। और मेरी एक I can be credited with one small thing. मैंने एक प्रोग्राम में मखाना के बारे में बात की थी, जो वहां बहुत मिलता है उस पूरे एरिया में। तो किसी एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग ये जो आप कर रहे हैं। और उस व्यक्ति ने एक टाई अप कर दी उसके बाद एक लोकल कंपनी के साथ। और आज अगर आप दिल्ली के खान मार्केट, जो आप जानते हैं आजकल खान मार्केट गैंग की बात होती है, वहां मखाना के पैकेट्स मिलते हैं। हाँ, मखाना को जो सुपर फूड बता के आप लोगों को बेचा जाता है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक मखाना हो,
जो चिवड़ा है वो सब चीजें हो, शानदार शॉल, भागलपुरी सिल्क का काम, भागलपुरी चद्दर, गया में आप जाएंगे वहां पर बहुत सारा पावर लूम का काम है। Sir, it is the land of Patliputra. At the end of the day, हम this is the great land, historic land, इतिहास से भरा हुआ है। स्वादिष्ट मिठाइयाँ और बहुत दिलचस्प लोग, जरूर आइए बिहार। मेरे दोस्त, आपने शेरशाह सूरी के मकबरे की बात की। मैं नीतीश कुमार के साथ 2010 में गया था, उनकी रैली वहां सासाराम तक थी। और आप जानते हैं, पॉलिटिशियन के साथ आप जब जाते हैं, एक रैली और दूसरे रैली में ज्यादा फर्क नहीं होता है, वही चीज कहते हैं। जैसे मैंने देखा वो मकबरा, और मेरे स्कूल के बारे में मुझे याद आया क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ते थे, तो मैंने नीतीश जी के एक ऑफिसर को कहा, सर आप यहाँ रैली में है ना, मुझे वहां लेकर जाएंगे, मुझे वो मकबरा देखना है। तो रैली छोड़कर मैं वहां चला गया क्योंकि मुझे देखना था। और उसके बाद फिर मैं हेलीकॉप्टर से जुड़ा। बहुत ही खूबसूरत जगह। भारत में बहुत सारी जैव विविधता है, वो चीज आपको बिहार में भी दिखेगी। नेता नगरी इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। आप लगातार ये कार्यक्रम देखते रहें, अपने हिस्से का संवाद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप सरदेसाई जी। थैंक यू वेरी मच।